क्या हमारे घर की दीवारें भी उन अनकही बातों के बोझ से भारी हो गई हैं, जिन्हें हम हर रोज एक दूसरे से कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते? क्या रिश्तों की गर्माहट अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है और उसकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली है जो अंदर ही अंदर हमें खाई जा रही है? क्या हम भी उसी छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे हैं, जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है और ये अकेलापन हमें अंदर से तोड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में। आज हम सब एक साथ एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो शायद हम इसे हर एक की कहानी है। ये सफर उस दर्द को समझने का है जो हमारे अपने ही घर में हमारे अपनों के बीच पनपता है। ये उन झगड़ों, उन मनमुटावों, उन खामोशियों की जड़ तक जाने का सफर है जो हमारे रिश्तों की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वही लोग जिन्हें हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, आखिर उन्हीं के साथ हमारे रिश्ते इतने उलझ क्यों जाते हैं? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है ना? जब रात के सन्नाटे में हम अकेले बैठे होते हैं और दिन भर की कड़वाहटें याद आती है तो एक गहरी उदासी हमें घेर लेती है। हम क्या महसूस करते हैं उस वक्त? एक खालीपन, एक बेबसी। अपने अंदर झांक कर देखें, कौन सा दर्द हम अब भी सीने से लगाए बैठे हैं? हमें कैसा महसूस हो रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। शायद जब हम अपने दर्द को बांटेंगे तो उसका बोझ कुछ कम हो जाएगा। बुद्ध ने जीवन के हर दुख को बहुत गहराई से देखा और समझा। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसकर तड़पता रहता है। परिवार के झगड़े भी एक ऐसी ही उलझन है। बुद्ध ये नहीं कहते कि ये झगड़े कभी होंगे ही नहीं। वे जानते थे कि जहां बर्तन होंगे वहां खटकेंगे ही। जहां अलग अलग सोच और स्वभाव के लोग एक साथ रहेंगे वहां विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है। लेकिन बुद्ध हमें उस टकराव को एक युद्ध में बदलने से रोकने का मार्ग दिखाते हैं। वो मार्ग क्या है? वो कौन सा एक नियम है जो हमारे अशांत घर में शांति का दीपक जला सकता है? ये नियम किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी भी नहीं है जिसे घुमाया और सब ठीक हो गया। ये नियम हमारे अंदर एक गहरे बदलाव की मांग करता है। ये नियम है सही समय पर चुप हो जाना। सुनने में ये कितना साधारण लगता है ना? कि बस चुप हो जाओ। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? जब हमारा मन गुस्से से जल रहा हो, जब हमारे अंदर शब्दों का एक तूफान उठा हो, जब हमें लग रहा हो कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमें समझा नहीं जा रहा, तब चुप रह पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। हमें लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो हम हार जाएंगे। अगर हमने अपनी बात नहीं रखी तो सामने वाला हमें कमजोर समझ लेगा। ये हमारे अहंकार की लड़ाई बन जाती है। मैं सही हूं और मुझे ये साबित करना ही होगा। यही सोच उस आग में घी का काम करती है। लेकिन हम एक पल रुककर सोचते हैं। जब हम उस बहस को जीत भी जाते हैं, जब हम सामने वाले को चुप करा भी देते हैं, तो हमें असल में क्या मिलता है? कुछ पलों का झूठा संतोष, एक खोखली जीत। और उस जीत की कीमत हम क्या चुकाते हैं? एक रिश्ते में आई हुई स्थायी दरार, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं भरता। क्या ये जीत उस नुकसान के आगे कोई मायने रखती है? हम अपने आप से पूछते हैं, क्या हम वाकई जीतना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं? बुद्ध का ये नियम हमें हारना नहीं, बल्कि उस लड़ाई से ऊपर उठना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए चुप हो जाना उस बहस को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत होती है। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और गहरी समझ की निशानी है। कल्पना कीजिए, घर में एक बहस चल रही है, माहौल गर्म है, आवाजें ऊंची हो रही हैं, हर कोई अपनी बात मनवाने पर तुला है। शब्द बाणों की तरह एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। हर कोई घायल है, हर कोई दर्द में है। अब उस स्थिति में अगर हम भी अपने तरकश से शब्द बाण निकालकर चलाने लगे तो क्या होगा?
युद्ध और भयानक हो जाएगा। लेकिन अगर उस पल हम बुद्ध की इस सीख को याद करें और चुप हो जाएं, तो क्या होगा? जैसे ही हम चुप होते हैं, हम उस लड़ाई को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए होता है। जब हम बहस में शब्द डालते रहते हैं, तो हम उस आग में ईंधन डाल रहे होते हैं। हमारी चुप्पी उस ईंधन की सप्लाई को काट देती है। शुरू में सामने वाले को शायद और गुस्सा आए, उन्हें लगे कि हम उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी तरफ से फेंके गए शब्दों को हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तो उनका तूफान भी शांत होने लगेगा। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये चुप्पी सिर्फ बाहरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाहर से तो चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शब्दों का जहर उगल रहे हैं, सामने वाले के बारे में बुरा सोच रहे हैं और मन ही मन में बहस को जारी रखे हुए हैं। ये तो खुद को और ज्यादा तकलीफ देने जैसा है। बुद्ध जिस चुप्पी की बात करते हैं, वो गहरी है, वो समझ भरी चुप्पी है। ये इस बात को समझने की चुप्पी है कि इस वक्त सामने वाला इंसान भी दर्द में है। वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे कोई तकलीफ है। हो सकता है कि उसकी बात का तरीका गलत हो, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश करना ही असली करुणा है। जब हम इस समझ के साथ चुप होते हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा का भाव जागता है। हम उस स्थिति को एक लड़ाई के मैदान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे अवसर की तरह देखते हैं जहां हमें अपने धैर्य और अपनी समझ को परखने का मौका मिल रहा है। ये एक साधना है, एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह ये शुरू में मुश्किल लगेगा। हम कई बार असफल होंगे, हम फिर से उस बहस के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें हर बार गिरकर फिर से उठना है और इस नियम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना है। हमारे अंदर इस वक्त कौन सी भावनाएं उठ रही हैं? क्या हमें अपने घर का कोई ऐसा ही दृश्य याद आ रहा है? उस वक्त हमने कैसा महसूस किया था? क्या हम उस दर्द को आज भी महसूस कर सकते हैं? चलिए आज उस दर्द को बाहर निकालते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। जब हम अपने जख्मों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी उनके भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अपने भावों को बहने दीजिए। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं और बुद्ध के दिखाए इस शांति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। आपका एक एक शब्द हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस सफर में अकेले नहीं हैं। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से और गहराई से समझते हैं। ये कहानी हमें उस दुनिया में ले जाएगी जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा गहरी होती हैं और जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। कहानी सूखे पत्तों का जंगली गांव था, जो एक बहुत बड़े और घने जंगल के किनारे बसा था। उस गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव अपने काम में बहुत माहिर था। उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था आनंदी। आनंदी उसकी दुनिया थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी हंसी की खनक माधव के जीवन का सबसे बड़ा संगीत थी। लेकिन माधव के घर में शांति नहीं थी। उसकी पत्नी देवकी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसका गुस्सा उस जंगल की आग की तरह था, जो एक बार भड़कती तो सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती थी। माधव एक शांत और धीरज वाला इंसान था। वो हमेशा देवकी के गुस्से को सह लेता, चुप रह जाता। उसे लगता था कि उसके चुप रहने से घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन उसकी ये चुप्पी एक मजबूरी की चुप्पी थी, समझ की नहीं। वो बाहर से चुप रहता, पर अंदर ही अंदर घुटता रहता। देवकी के कड़वे शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभते थे। वो उन कांटों को निकाल नहीं पाता था और धीरे धीरे उसका दिल जख्मों से भर गया था। वो काम में खुद को डुबो देता ताकि उसे घर की अशांति का सामना न करना पड़े। लेकिन कब तक? एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। माधव ने महीनों की मेहनत से बहुत सुंदर और छाछ दिए बनाए थे।
उसे उम्मीद थी कि इस बार मेले में उसके दिए अच्छे दामों में बिकेंगे और घर की आर्थिक तंगी कुछ कम होगी। आनंदी भी मेले के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने अपने बाबा से वादा लिया था कि वो उसे मेले से एक सुंदर सी गुड़िया लाकर देंगे। मेले से एक दिन पहले की शाम थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था। माधव अपने दियों को आखिरी बार देख रहा था, उन्हें संभालकर टोकरियों में रख रहा था। तभी देवकी घर के अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई। उसके हाथ में एक टूटा हुआ दिया था। वो माधव के सबसे सुंदर दियों में से एक था। ये क्या किया तुमने? देवकी की आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती था? तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम किसी काम के नहीं हो, हमेशा मेरा नुकसान ही करते हो। माधव ने देखा कि दिया कैसे टूटा। शायद आनंदी खेलते खेलते उससे टकरा गई होगी। ये एक मामूली सी दुर्घटना थी, लेकिन देवकी के लिए ये दुनिया के खत्म होने जैसा था। माधव ने कुछ कहना चाहा, समझाना चाहा कि ये बस एक दिया है, लेकिन देवकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके शब्द और तीखे होते जा रहे थे। हर रोज की तरह माधव चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और देवकी के शब्दों को अनसुना करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज उसकी चुप्पी उसे कमजोर लग रही थी। आज उसके अंदर सालों से दबा हुआ लावा उबल रहा था। देवकी के शब्द उसके अहंकार पर चोट कर रहे थे। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं हमेशा नुकसान करता हूं। ये बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वो चुप था, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंच गई थी। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, जो अब बांध तोड़ने के लिए बेताब था। वो उस सूखे पत्तों के जंगल की तरह महसूस कर रहा था, जिसमें सालों से बारिश नहीं हुई थी और अब बस एक चिंगारी का इंतजार था। देवकी बोलती जा रही थी और उसके हर शब्द के साथ माधव के अंदर का जंगल और सूखता जा रहा था। कोने में खड़ी नन्ही आनंदी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। वो अपने बाबा और मां को इस तरह लड़ते हुए देखकर सहम गई थी। उसकी छोटी सी दुनिया में भूचाल आ गया था। और फिर वो चिंगारी गिरी। देवकी ने गुस्से में कहा, तुम और तुम्हारी ये मिट्टी, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। काश मैंने तुमसे शादी ही न की होती। ये सुनना था कि माधव के सब्र का बांध टूट गया। सालों की चुप्पी एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वो खड़ा हुआ और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। बस बहुत हुआ। उसकी दहाड़ सुनकर देवकी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने माधव का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। माधव की आंखें लाल थी और उनमें दर्द, गुस्सा और निराशा का एक ऐसा समंदर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही परेशान हो? माधव चिल्लाया। तुम्हारे इन कड़वे शब्दों ने मेरे सीने को छलनी कर दिया है। हर रोज घुट घुट कर जीता हूं मैं तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बर्बादी क्या होती है। और इतना कहकर माधव ने जो किया, उसकी कल्पना देवकी ने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसने अपने ही हाथों से बनाए हुए उन सुंदर दियों की टोकरी उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। खन, छन, चटाक। एक पल में महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। सैकड़ों दिए टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। वे टुकड़े नहीं थे, वे माधव के सपने थे, उसकी उम्मीदें थी, जो उस शाम उसके अपने ही गुस्से की आग में जलकर राख हो गए थे। आनंदी की एक डरी हुई चीख निकली। देव की पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी और माधव हाफ रहा था, अपनी ही की हुई तबाही को देख रहा था। उसके गुस्से का तूफान गुजर चुका था और पीछे छोड़ गया था एक अंतहीन सन्नाटा और बर्बादी का मंजर। उसने ये क्या कर दिया? जिस गुस्से को वो सही साबित करना चाहता था, उस गुस्से ने ही उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने बहस तो नहीं की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहस से भी ज्यादा विनाशकारी थी। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था।
अंधेरा घिर आया था और उस अंधेरे में 3 लोग अपने ही बनाए हुए नर्क में चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे से बहुत दूर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है ये जानने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर से जुड़े रहें। हम अभी अभी माधव की कहानी से गुजरे। हम सबने महसूस किया उस दर्द को, उस गुस्से को और उस बेबसी को। हमारे अंदर क्या चल रहा है? क्या हमें माधव की कहानी में कहीं अपनी झलक दिखाई दी? क्या हमने भी कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसा किया है जिसका पछतावा हमें आज तक है? चलिए उस भावना से भागते नहीं हैं, उसे महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उनसे सीख सकते हैं। माधव की चुप्पी समझदारी वाली चुप्पी नहीं थी, वो दमन की यानी सेपरेशन की चुप्पी थी। वो गुस्से को पी रहा था, उसे अपने अंदर जमा कर रहा था, और जो भी चीज हम दबाते हैं वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। बुद्ध की चुप्पी दमन की नहीं, रूपांतरण की यानी ट्रांसफॉर्मेशन की चुप्पी है। ये कैसे होता है? ये होता है जागरूकता, माइंडफुलनेस के अभ्यास से। जब घर में कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो पहला कदम है रुकना। बस एक पल के लिए रुक जाए। कुछ भी कहने या करने से पहले एक गहरी सांस ले। ये एक पल का ठहराव हमें हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया यानी जो हमारा आदत से मजबूर होकर रिएक्शन होता है उससे बचाता है। जैसे ही हम रुकते हैं हम अपने अंदर चल रही भावनाओं के तूफान के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, हमारे शरीर में कैसे तनाव बढ़ रहा है, हमारे मन में कैसे गुस्से वाले विचार आ रहे हैं। हमें इन विचारों और भावनाओं से लड़ना नहीं है, हमें इन्हें बस एक साक्षी की तरह देखना है। जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के इन बादलों को भी देखना है। ये जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे अंदर गुस्सा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जब हम कहते हैं मैं गुस्सा हूं तो हम खुद को उस भावना के साथ पूरी तरह से जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं मेरे अंदर गुस्सा है तो हम खुद को उस भावना से अलग कर लेते हैं। हम देखने वाले बन जाते हैं और भावना दृश्य बन जाती है, और जैसे ही हम देखने वाले बन जाते हैं उस भावना की पकड़ हम पर कमजोर हो जाती है। इस अभ्यास के लिए धैर्य चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनना सीख जाएंगे। हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहेंगे। हम ये सीख जाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और जब हम चुप रहेंगे तो हमारी चुप्पी में मजबूरी नहीं बल्कि समझ होगी, मजबूती होगी, करुणा होगी। क्या हम इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं? ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। और इस यात्रा पर जब आप जैसे साथी साथ हो जो शांति की तलाश में है तो सफर आसान हो जाता है। अगर आप इस शांति के मिशन को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के घर में शांति का दीपक जला दे। और अगर हमारी बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो एक लाइक के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाए। ये हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अब हम वापस उस नियम पर आते हैं, सही समय पर चुप हो जाना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी बात कभी कहें ही नहीं, या हम अन्याय को चुपचाप सहते रहें। नहीं, बुद्ध ने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। यहाँ सही समय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब माहौल गर्म हो, जब दोनों पक्ष गुस्से में हो, तब बात करने का कोई फायदा नहीं होता। उस वक्त हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं, सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं। उस वक्त हुई बातचीत से सिर्फ और ज्यादा कड़वाहट पैदा होती है। वो बात करने का सही समय नहीं है। सही समय तब है जब दोनों का मन शांत हो, जब तूफान गुजर चुका हो। उस शांत पल में हम अपनी बात को बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ रख सकते हैं। हम तुम की भाषा का इस्तेमाल करने की बजाय
मैंने की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये कहने की बजाय कि तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते हो, हम ये कह सकते हैं कि जब घर में आवाज ऊंची होती है तो मुझे बहुत डर और दुख महसूस होता है। जब हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और सामने वाले पर आरोप नहीं लगाते तो उनके अपनी रक्षा करने की यानी डिफेंसिव होने की संभावना कम हो जाती है। वे हमारी बात को सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। संवाद का यानी कम्युनिकेशन का यही सही तरीका है। पहले चुप्पी ताकि तूफान शांत हो, और फिर शांत मन से प्रेमपूर्ण संवाद ताकि दिलों के बीच की दूरियां मिटें। ये नियम हमें सिखाता है कि रिश्ते एक युद्ध का मैदान नहीं है जहां किसी एक को जीतना और दूसरे को हारना है। रिश्ते एक बगीचे की तरह हैं जिसे दोनों को मिलकर प्यार, धैर्य और समझ के पानी से सींचना पड़ता है, और सही समय पर चुप हो जाना उस बगीचे के लिए खाद की तरह काम करता है जो उसे नफरत और गुस्से के कीड़ों से बचाता है। हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं, क्या हम अपने रिश्तों को एक युद्ध की तरह लड़ रहे हैं या एक बगीचे की तरह सींच रहे हैं? कौन से पुराने जख्म हैं जो हमें बार बार लड़ने पर मजबूर करते हैं? चलिए आज उन जख्मों पर करुणा का मरहम लगाते हैं, खुद को और अपनों को माश करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। ये सफर आत्मखोज का है और हर कदम पर हम आपके साथ हैं। अगर आप इस यात्रा में और गहराई से उतरना चाहते हैं और हमारे इस शांति के समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें इस तरह के और भी गहरे संदेश आप तक लाने में मदद करेगा। हम माधव की कहानी पर लौटते हैं। उस रात जब सब कुछ बिखर गया, जब उम्मीद का हर दिया बुझ गया, तो उस राख के ढेर में से शांति का अंकुर कैसे फूटेगा? क्या माधव और देवकी अपने अहंकार की लड़ाई में अपने रिश्ते और अपनी बेटी के भविष्य को तबाह कर देंगे, या क्या ये विनाशकारी रात उनके लिए एक नई सुबह की शुरुआत बनेगी? माधव ने अपने गुस्से में सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन कभी कभी कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना तोड़ना भी पड़ता है। कभी कभी हमें अपने ही बनाए हुए अहंकार के किले को ध्वस्त करना पड़ता है ताकि हम देख सकें कि उसके मलबे के नीचे क्या दबा हुआ है। उस रात जब दिए टूटे तो शायद माधव और देवकी के अहंकार के बर्तन भी चटके थे। उस सन्नाटे में उन्हें शायद पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने अंदर के दर्द से लड़ रहे थे। उनका दुश्मन कोई बाहर नहीं था बल्कि उनके अपने भीतर बैठा था। गुस्सा, निराशा, अधूरी उम्मीदें, अनकही बातें यही असली दुश्मन थे, और जब तक वे मिलकर इन भीतरी दुश्मनों से नहीं लड़ेंगे तब तक वे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। उस रात की खामोशी में एक गहरा आत्मचिंतन छिपा था। एक उम्मीद छिपी थी, एक बदलाव की संभावना छिपी थी। जब हम अपनी जिंदगी के सबसे निचले बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वहां से ऊपर उठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। माधव और देवकी के लिए वो रात शायद वही निचला बिंदु थी। हम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, क्या हम भी किसी ऐसी ही रात का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ बिखर जाएगा तब हमें होश आएगा, या हम आज अभी इसी पल से अपने रिश्तों को संवारने की कोशिश शुरू कर सकते हैं? बुद्ध का मार्ग हमें विनाश का इंतजार करने के लिए नहीं कहता, वो हमें हर पल जागरूक रहकर प्रेम और करुणा के साथ जीने की कला सिखाता है। ये कला एक दिन में नहीं आती, इसमें समय लगता है, इसमें अभ्यास लगता है, इसमें बार बार गिरकर उठने का साहस लगता है। लेकिन ये यात्रा व्यर्थ नहीं है। इस यात्रा का हर कदम हमें शांति के और करीब ले जाता है। हमारे घर को एक मकान से एक घर बनाता है, एक ऐसा घर जहां शांति हो, प्रेम हो और एक दूसरे के लिए गहरी समझ हो। क्या हम इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या हम बुद्ध के इस एक नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी इस यात्रा के अनुभव हमारे साथ साझा करते रहें। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है
और अगर आप किसी ठास विषय पर बुद्ध की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं तो हमें बताएं। हम उस पर एक गहरा संदेश लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले, इसी कामना के साथ हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं। याद रखें, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वो जलती है, बाद में दूसरों को। और चुप्पी वो पानी है जो उस आग को शांत कर सकता है। हमें बस ये सीखना है कि उस पानी का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। कहानी का अगला हिस्सा हमें बताएगा कि उस विनाशकारी रात के बाद माधव, देवकी और आनंदी के जीवन में क्या मोड़ आता है। क्या माधव अपने बिखरे हुए सपनों को समेट पाएगा? क्या देवकी का दिल पिघलेगा? क्या एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा? लेकिन कहानी यही खत्म न। हम उस रात के अंधेरे में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि क्या तबाही की राख से भी उम्मीद का कोई फूल खिल सकता है। चलिए अपनी आंखें बंद करते हैं और उस पल को महसूस करते हैं। टूटे हुए दियों के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जैसे किसी ने आसमान के सारे तारे तोड़कर जमीन पर फेंक दिए हों। हवा में मिट्टी की सौंधी गंध के साथ साथ एक जले हुए सपने की महक भी घुली हुई है। सन्नाटा इतना गहरा है कि ईयों की आवाज भी कानों में हथौड़ों की तरह बज रही है। उस सन्नाटे में 3 लोग खड़े हैं, माधव, देवकी और उनकी नन्ही सी बेटी आनंदी। वे एक ही आंगन में हैं, पर एक दूसरे से मीलों दूर। माधव अपनी ही बनाई हुई तबाही को देख रहा है। उसकी आंखें खाली हैं, गुस्सा जा चुका है और पीछे छोड़ गया है एक ऐसा पछतावा जो समंदर से भी ज्यादा गहरा है। हर टूटा हुआ टुकड़ा उसे उसके अपने ही टूटे हुए अहंकार की याद दिला रहा है। वो क्या साबित करना चाहता था? अपनी मर्दांगी, अपनी सच्चाई। वो जीतना चाहता था, पर आज उसे महसूस हो रहा है कि वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका है। वो उस इंसान से हार गया है जो उसके ही अंदर बैठा था। हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं। जब हमारा गुस्सा किसी अपने का दिल तोड़ देता है या हमारे बनाए हुए किसी खूबसूरत रिश्ते को बिखेर देता है, तो उस गुस्से के शांत होने के बाद हम कैसा महसूस करते हैं? क्या हम भी उसी खालीपन और पछतावे से नहीं भर जाते? उस वक्त हम क्या करते? उस बिखरे हुए कांच पर खड़े होकर हम कौन सा कदम उठाते? अपने अंदर उठ रही भावनाओं को महसूस कीजिए, उन्हें बहने दीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि जब हम अपना दर्द बांटते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम इस एहसास में अकेले नहीं हैं। देवकी, जो हमेशा आग उगलती थी, आज पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी है। उसने माधव का गुस्सा देखा था, पर उसने माधव की आंखों में आज जो बेबसी और हार देखी है, वो पहले कभी नहीं देखी थी। उसके शब्द हमेशा माधव के दिल में चुभते थे, पर आज माधव के एक्शन ने, उसकी इस खामोशी भरी तबाही ने देवकी की आत्मा को झिंझोड़ दिया है। पहली बार उसे अपने शब्दों के चुभन का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि शायद जो दिए टूटे हैं वे सिर्फ मिट्टी के नहीं थे, उनमें माधव का खून, पसीना और उसकी सांसें बसी थी। और कोने में खड़ी है आनंदी, उसकी छोटी सी दुनिया जो उसके बाबा और माँ के इर्द गिर्द घूमती थी, आज बिखर चुकी है। उसकी आंखों में डर है, कंफ्यूजन है। वो समझ नहीं पा रही है कि जो बाबा उससे इतना प्यार करते हैं, वे इतने गुस्से में कैसे आ सकते हैं। वो उस गुड़िया के बारे में भूल चुकी है जो उसे मेले से मिलने वाली थी। अब उसे सिर्फ अपने बाबा और माँ के बीच की ये डरावनी दूरी दिखाई दे रही है। यही होता है ना? जब घर में बड़े लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जख्मी उस घर के बच्चे होते हैं। उनकी मासूमियत पर ऐसे घाव लगते हैं जो शायद जिंदगी भर नहीं भरते। अगर हमारी ये बात किसी के दिल तक पहुंच रही है तो इसे उन तक जरूर पहुंचाए जिन्हें इसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर शायद किसी बच्चे की दुनिया को बिखरने से बचा ले। घंटे बीतने लगते हैं, रात और गहरी हो जाती है। चांदनी उन टूटे हुए दियों पर ऐसे पड़ रही है जैसे वो उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हो। किसी में हिलने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे समय जम गया है। तभी
नन्ही आनंदी धीरे धीरे अपने बाबा की तरफ बढ़ती है। उसके छोटे छोटे कदम उस खामोशी को तोड़ रहे हैं। वो माधव के पास पहुंचती है और एक टूटा हुआ सबसे छोटा सा दिए का टुकड़ा उठाती है। वो उसे अपने नन्हे हाथों में ऐसे रखती है जैसे वह कोई कीमती खजाना हो, और फिर वो उसे माधव की ओर बढ़ा देती है। उसकी आंखों में न कोई शिकायत है, न कोई सवाल, बस एक मासूम सी विनती है, बाबा इसे जोड़ दो। आनंदी के इस एक एक्शन में इतनी ताकत थी कि माधव, जो घंटों से पत्थर बना खड़ा था, वो अंदर तक हिल गया। वो अपनी बेटी की आंखों में देखता है। उसे उन आंखों में अपनी हार का अक्स दिखाई देता है और वह और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो वहीं उन टूटे हुए दियों के बीच घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके चेहरे को उसके हाथ ढक लेते हैं। सालों से जो आंसू उसके अंदर जमे हुए थे, वे आज एक बांध तोड़कर बहने लगते हैं। वो एक बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रो रहा था। ये एक मर्द का रोना नहीं था, ये एक हारे हुए इंसान का रोना था। ये उस आत्मा का रोना था जो अपने ही बोझ तले दब चुकी थी। बुद्ध कहते हैं, आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है। आंसू इस बात का संकेत है कि आत्मा खुद को साफ कर रही है। जैसे बारिश धूल को धो देती है, वैसे ही पश्चाताप के आंसू हमारे मन के मैल को धो देते हैं। माधव का रोना उसकी हार नहीं, बल्कि उसके रूपांतरण का, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम था। वो उस अहंकार को रोकर बाहर निकाल रहा था जिसने उसके घर की शांति को जलाकर राख कर दिया था। अगर बुद्ध के इन शब्दों ने आपको कोई गहरा सुकून दिया है और आपको अपने आंसुओं को स्वीकार करने की शक्ति दी है, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना आभार और ऊर्जा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये छोटा सा कदम हमें ये हिम्मत देता है कि हम ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेश आप तक लाते रहें। देवकी, जो दूर खड़ी थी, माधव को इस तरह टूटकर रोते हुए देखती है। उसका सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट एक पल में पिघल जाती है। उसे वो माधव नहीं दिख रहा था जिसने उसके सपनों को तोड़ा, बल्कि उसे वो इंसान दिख रहा था जिसके सपने खुद टूट चुके थे। वो धीरे धीरे उसके पास आती है। वो कुछ कहती नहीं है, वो बस उसके पास आकर जमीन पर बैठ जाती है और अपना हाथ बहुत ही धीरे से उसके कांपते हुए कंधे पर रख देती है। वो एक स्पर्श था, बस एक साधारण सा स्पर्श, लेकिन उस स्पर्श में हजारों शब्द थे। उसमें माफी थी, उसमें हमदर्दी थी, उसमें एक एहसास था कि तुम इस दर्द में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, क्या हमने भी कभी शब्दों से ज्यादा एक खामोश स्पर्श की ताकत को महसूस किया है? जब हम दर्द में होते हैं तो क्या हमें लंबे लंबे भाषण चाहिए होते हैं, या बस किसी अपने का एक प्यार भरा स्पर्श, वो स्पर्श जो कहता है सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा का स्थान सबसे ऊंचा है, और करुणा अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारे स्पर्श में, हमारी मौजूदगी में झलकती है। उस रात, उस बिखरे हुए आंगन में दो टूटे हुए इंसान पहली बार एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे। उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उनका असली दुश्मन तो गुस्सा, अहंकार और संवाद की कमी थी। माधव ने जिस चुप्पी को सालों तक एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, वो चुप्पी दमन की, सेपरेशन की चुप्पी थी। उसने अपने गुस्से और अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाया था, और इसी वजह से वो एक ज्वालामुखी बन गया था। लेकिन आज आंसुओं के बाद जो चुप्पी थी, वो अलग थी। ये समझ की, स्वीकृति की और आत्मचिंतन की चुप्पी थी। ये वो चुप्पी थी जहां इंसान खुद से मिलता है, जहां वह अपनी गलतियों को देखता है और उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत जुटाता है। क्या हम अपने जीवन में इन दोनों तरह की चुप्पी के फर्क को समझते हैं? जब हम चुप होते हैं तो क्या हम अंदर ही अंदर जहर पी रहे होते हैं, या हम उस खामोशी का इस्तेमाल खुद को समझने और स्थिति को बेहतर करने के लिए कर रहे होते हैं? अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण जब आंगन में उतरी
तो उसने एक अलग ही नजारा देखा। आंगन अभी भी बिखरा हुआ था, लेकिन माहौल में वो भारीपन, वो तनाव नहीं था। माधव उठा, उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने एक झाड़ू उठाई और बिना कुछ कहे उन टूटे हुए दियों को समेटना शुरू कर दिया। वो हर टुकड़े को ऐसे उठा रहा था जैसे वो अपनी ही किसी गलती को उठा रहा हो। उसके हर एक्शन में एक प्रायश्चित का भाव था। देवकी उसे देखती रही, फिर वो भी उठी और एक टोकरी ले आई, और उसने भी बिना एक शब्द कहे माधव के साथ मिलकर उस आंगन को साफ करना शुरू कर दिया। वे दोनों चुपचाप काम कर रहे थे, पर उनकी ये चुप्पी अब असहज करने वाली नहीं थी। ये एक आरामदायक चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जहां दो लोग बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनका साथ मिलकर काम करना ही उनका संवाद था। वे अपने एक्शन से कह रहे थे, जो हुआ सो हुआ, चलो अब मिलकर इसे समेटते हैं, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। आनंदी दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। कल रात के डरावने माहौल के बाद अपने माम बाबा को इस तरह एक साथ माधव और देवकी बिना कुछ कहे अपने ही हाथों से की गई तबाही को समेट रहे थे, और दरवाजे पर खड़ी नन्ही आनंदी ये सब देख रही थी। कल रात के डरावने माहौल के बाद अपने माम बाबा को इस तरह एक साथ खामोशी से काम करते देखना उसकी छोटी सी आत्मा के लिए किसी सुकून से कम नहीं था। Music swells slightly with a gentle, warm tone, then softens into a barely audible hum dot. बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, जहां हम सब मिलकर जीवन की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का मार्ग खोजते हैं। आज हम उस कहानी में और गहराई से उतरेंगे। हम उस खामोशी के पीछे छिपे संवाद को सुनेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो रिश्ते कैसे बात करते हैं। हम देखेंगे कि क्या पश्चाताप के आंसुओं में इतनी शक्ति होती है कि वो सालों से जमी हुई नफरत की चट्टान को तोड़ सके। चलिए हम भी उस आंगन में चलते हैं। महसूस कीजिए उस सुबह की ताजी हवा को। उसमें अब भीगी हुई मिट्टी की महक है, लेकिन अब उसमें जलने की गंध नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना की खुशबू है। माधव और देवकी एक एक टुकड़ा उठा रहे हैं। उनके हाथ कभी कभी आपस में छू जाते हैं, और हर बार एक अनकही सी सहरन दोनों के बीच दौड़ जाती है। ये कोई रोमांटिक स्पर्श नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दो इंसानों का स्पर्श है जो एक ही दर्द से गुजरे हैं, एक ही गलती के हिस्सेदार हैं, और अब एक ही रास्ते पर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने भीतर महसूस करते हैं, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी ने काम किया हो, जहां एक स्पर्श, एक नजर या बस किसी का साथ होना ही काफी था ये बताने के लिए कि मैं समझता हूं। उस एहसास को याद कीजिए, उस पल की शक्ति को महसूस कीजिए। ये एहसास हमें बताता है कि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि भावनाओं के गहरे जुड़ाव से बनते हैं। अगर आप इस भावना से जुड़ पा रहे हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी मौन सहमति, अपनी शांति की ऊर्जा हम सब तक पहुंचाएं। आपका ये एक कदम हमें ये यकीन दिलाता है कि हम सब शांति की इसी खोज में एक दूसरे के साथ हैं। माधव टूटे हुए दियों के टुकड़ों को देखता है। हर टुकड़े में उसे अपना चेहरा नजर आता है, गुस्से से तमतमाया हुआ, बेबस, हारा हुआ चेहरा। कल तक यही दिए उसकी कला थे, उसका गर्व थे। आज ये उसकी गलती का स्मारक है। एक पल को उसके हाथ रुक जाते हैं। शर्म और ग्लानि की एक लहर उसके अंदर उठती है। मैंने ये क्या कर दिया? मैं कितना बुरा इंसान हूं। ये विचार उसे फिर से उसी अंधेरे कुएं में खींचने लगता है। बुद्ध की एक बहुत गहरी सीख है। वे कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उस गलती के बोझ तले खुद को कुचल देना मूर्खता है। पश्चाताप का अर्थ आत्मघृणा नहीं है। पश्चाताप का सच्चा अर्थ है उस गलती से सीखना और ये संकल्प लेना कि हम उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे।
ये खुद को माश करने की प्रक्रिया है, और जब तक हम खुद को माश नहीं करते तब तक हम किसी और को भी सच्चे दिल से माफ नहीं कर सकते, नहीं किसी से माफी मांग सकते हैं। हम अपने आप से पूछते हैं, हम कौन सी गलतियों का बोझ आज भी अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं? कौन सा पश्चाताप हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? क्या हम खुद को माफ करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, पर इसका जवाब खोजना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। देवकी माधव के रुके हुए हाथों और उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख लेती है। वो उसके अंदर चल रहे तूफान को समझ जाती है। वो कुछ नहीं कहती, वो बस टूटे हुए टुकड़ों से भरी एक टोकरी उठाती है और उसे घर के एक कोने में रखने चली जाती है। उसका ये एक्शन माधव के लिए एक संदेश था, चलो इसे यहां से हटाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। माधव उसकी इस खामोश समझदारी को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो इस पश्चाताप में अकेला नहीं है। देवकी भी उसके साथ है। शायद वह भी अपने कहे हुए कड़वे शब्दों के लिए उतना ही शर्मिंदा है जितना माधव अपने किए हुए काम के लिए। ये एहसास उसे हिम्मत देता है। वो फिर से उन टुकड़ों को उठाने लगता है, लेकिन इस बार उसकी नजर बदल जाती है। अब वो उन्हें अपनी गलती के स्मारक की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देख रहा था। वे पूरा आंगन साफ कर देते हैं। अब जमीन पर एक भी टुकड़ा नहीं है। लेकिन आंगन साफ हो जाने से क्या दिल भी साफ हो गए थे? क्या घर की दीवारें जो कल रात की चीखों और सिसकियों की गवाह थी, वे सब कुछ भूल चुकी थी? नहीं, जख्म भरने में वक्त लगता है, विश्वास को दोबारा बनाने में वक्त लगता है। ये तो बस पहला कदम था, और तभी उन्हें एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। गांव के मंदिर से घंटे की आवाज आती है। ये इस बात का संकेत था कि आज गांव का मेला है। मेला, ये शब्द सुनते ही माधव और देवकी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में वही सवाल था, वही चिंता थी। मेला जिसके लिए माधव ने महीनों मेहनत की थी, मेला जिससे घर की जरूरतें पूरी होने की उम्मीद थी, मेला जहां आनंदी को उसकी गुड़िया मिलने वाली थी। आज वो मेला है और उनके पास बेचने के लिए एक भी साबुत दिया नहीं है। अब क्या होगा? ये पल उनकी परीक्षा का पल था। क्या वे इस नई मुसीबत पर फिर से एक दूसरे को दोष देंगे? क्या देवकी फिर से चिल्लाएगी, देखा, तुम्हारी वजह से आज हम खाली हाथ बैठे हैं? क्या माधव फिर से उसी लाचारी और गुस्से से भर जाएगा? अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब व्यर्थ था। उन्होंने कुछ नहीं सीखा। हम उस स्थिति में होते तो क्या करते? जब एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी सामने आ खड़ी हो, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम हिम्मत हार जाते हैं, या हम उस चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं? अपने अंदर झांक कर देखें, हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। माधव की नजर कोने में रखी उन टोकरियों पर पड़ती है जिनमें टूटे हुए दिए भरे थे। वे अब कचरा थे, फेंक दिए जाने का इंतजार करता हुआ कचरा। वो उस टोकरी के पास जाता है और एक रंगीन टुकड़ा उठाता है। धूप में वो शीशे की तरह चमक रहा था। वो टूटा हुआ था, उसका आकार बिगड़ चुका था, पर उसकी चमक अभी भी बाकी थी। और अचानक माधव के दिमाग में कुछ कौंधता है। एक विचार, एक बहुत ही अजीब, पागलपन भरा विचार। वो दूसरे टुकड़े उठाता है, कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा, सब टूटे हुए, बेतरतीब। लेकिन जब वो उन्हें एक साथ रखता है तो उन टूटे हुए टुकड़ों में भी एक अजीब सी सुंदरता नजर आती है, एक अलग तरह की कला। वो देवकी की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई चमक थी, एक उत्साह था। देवकी, वो धीरे से कहता है। सालों बाद शायद ये पहली बार था जब उसने इतने शांत और प्रेम भरे स्वर में उसका नाम लिया था। अगर हम इन्हें फेंके नहीं तो? देवकी समझ नहीं पाती। तो फिर क्या? इन टूटे हुए टुकड़ों का हम क्या करेंगे? हम इनसे कुछ नया बनाएंगे, माधव कहता है। हम इन टुकड़ों को जोड़ेंगे, दिए नहीं, कुछ और, शायद एक तस्वीर, एक पच्चीकारी, मोज़ेक।
ये एक पागलपन भरा विचार था। मेले में लोग सुंदर साबुत चीजें खरीदने आते हैं। टूटी हुई चीजों से बनी कलाकृति कौन खरीदेगा? लोग हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। देवकी के मन में भी यही सब बातें आती हैं। उसका व्यावहारिक मन कहता है कि ये बेवकूफी है, लेकिन फिर वो माधव की आंखों में देखती है। उन आंखों में जो उम्मीद की किरण जगी थी, वो उसे बुझाना नहीं चाहती थी। पिछली रात उसने माधव की उम्मीदों को टूटते हुए देखा था। आज वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये देवकी का माधव के लिए नहीं, बल्कि उस बदलते हुए रिश्ते के लिए विश्वास का एक वोट था। ये कहना था कि मैं तुम्हारी कला पर नहीं, पर तुम्हारी कोशिश पर भरोसा करती हूं। और फिर वे दोनों उस काम में लग जाते हैं। आनंदी भी उनके साथ बैठ जाती है। वे मिट्टी की एक गीली पट्टी लेते हैं और माधव उन टूटे हुए रंगीन टुकड़ों को उस पर एक एक करके जमाने लगता है। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उनमें एक कलाकार की स्थिरता थी। वो लड़ नहीं रहा था, वो सृजन कर रहा था, वो निर्माण कर रहा था। वो टूटी हुई चीजों से कुछ सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये कहानी सिर्फ माधव की है या हम सबकी? क्या हम सब भी कहीं ना कहीं टूटे हुए नहीं हैं? हमारे दिल, हमारे विश्वास, हमारे सपने कभी ना कभी किसी न किसी वजह से टूटे हैं। हम अक्सर उन टूटे हुए टुकड़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने संपूर्ण हैं, कितने परफेक्ट हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें कुछ और सिखाती है। वो सिखाती है कि हमारे जख्म, हमारी दरारें, हमारी कमजोरियां शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि यही वे जगहें जहां से रोशनी अंदर आ सकती है। जैसे जापान की किंत्सुगी कला में टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है और वे बर्तन पहले से भी ज्यादा कीमती और सुंदर हो जाते हैं। वैसे ही जब हम अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करके उन्हें प्रेम और करुणा से जोड़ते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व पहले से ज्यादा गहरा और सुंदर हो जाता है। अगर ये दर्शन आपके दिल को छू गया है और आपको अपने जख्मों को एक नई नजर से देखने की प्रेरणा मिली है, तो इस संदेश को अपने किसी ऐसे दोस्त या प्रियजन के साथ साझा करें जो शायद इस वक्त अपने टूटे हुए हिस्सों से जूझ रहा हो। आपका ये कदम उनके लिए सोने के उस जोड़ का काम कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध की ऐसी गहरी शिक्षाएं और लोगों तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस शांति के कारवा का हिस्सा बने। घंटे बीतते जाते हैं। माधव, देवकी और आनंदी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनके पास बात करने का वक्त नहीं है, पर वे पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। देवकी सही रंग के टुकड़े ढूंढकर माधव को देती है। आनंदी छोटे छोटे टुकड़ों को गीले कपड़े से साफ करती है। उनका घर अब एक कुम्हार का घर नहीं, बल्कि एक कला कार्यशाला लग रहा था। दोपहर तक वे कुछ कलाकृतियां तैयार कर लेते हैं। वे वैसी नहीं थी जैसी माधव हमेशा बनाता था। उनमें वो परफेक्शन, वो फिनिशिंग नहीं थी। वे थोड़ी खुरदरी थी, बेतरतीब थी, लेकिन वे अनोखी थी। उनमें एक कहानी थी, उनमें दर्द था, पश्चाताप था, और उन सब से ऊपर उठकर कुछ नया बनाने की हिम्मत थी। हर कलाकृति उस रात की कहानी कह रही थी। अब सवाल था, क्या गांव वाले इस कहानी को समझेंगे? देवकी के मन में अभी भी डर था। माधव, उसने धीरे से कहा, क्या हमें सच में इन्हें लेकर मेले में जाना चाहिए? लोग क्या कहेंगे? माधव ने देवकी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ मिट्टी और गोंद से सने हुए थे। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम कब तक जिएंगे देवकी? आज मैं अपनी कला बेचने नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी सच्चाई बेचने जा रहा हूं, अपनी कहानी बेचने जा रहा हूं। अगर कोई इसे नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब और कुछ भी झूठा या अधूरा लेकर दुनिया के सामने नहीं जाना चाहता। ये जो है, जैसा है,
यही हम हैं। माधव की इस बात में इतनी सच्चाई और इतनी ताकत थी कि देवकी का सारा डर हवा हो गया। उसे आज अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था। ये वो माधव नहीं था जो डरकर चुप हो जाता था। ये एक नया माधव था जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना सीख लिया था। वे अपना सामान एक छोटी सी चादर में लपेटते हैं। उनके पास न कोई बड़ी टोकरी थी, न सजाने का कोई सामान, बस कुछ टूटी हुई चीजों से बनी कलाकृतियां और एक परिवार जो खुद भी टूटा हुआ था पर अब जुड़ने की कोशिश कर रहा था। वे मेले की ओर चल पड़ते हैं। मेले का माहौल कल्पना कीजिए, चारों तरफ शोर है, ढोलनगाड़ों की आवाज, बच्चों का शोर, झूले की चरमराहट, मिठाई की मीठी महक। हर तरफ जिंदगी का उत्सव है, रंग ही रंग है। और उस रंग और शोर के बीच माधव, देवकी और आनंदी एक कोने में अपनी छोटी सी जगह ढूंढते हैं। वे अपनी चादर बिछाते हैं और उस पर अपनी कलाकृतियां रखते हैं। उनके आसपास दूसरे कुम्हारों के बड़े बड़े स्टॉल हैं। उनके पास सुंदर चमचमाते हुए बर्तन हैं, दिए हैं, मूर्तियां हैं, हर चीज परफेक्ट है। और उनकी उन परफेक्ट चीजों के बीच माधव का ये टूटा हुआ, जोड़ा हुआ सामान बहुत ही अजीब और भद्दा लग रहा था। लोग उनके पास से गुजरते, एक नजर उनके सामान पर डालते और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाते। कुछ लोग कानाफूसी भी करते, देखो माधव पागल हो गया है, कचरा बेचने आया है। हर गुजरता हुआ पल देवकी के डर को बढ़ा रहा था। माधव का चेहरा शांत था, पर उसके अंदर भी एक तूफान चल रहा था। क्या उसका फैसला गलत था? क्या उसने अपने परिवार को शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं दिया? आनंदी ये सब देख रही थी। उसे लोगों की बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उसे उनके चेहरे के भाव समझ आ रहे थे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी उसके बाबा की बनाई चीजों को पसंद नहीं कर रहा। शाम ढलने लगती है, सूरज की रोशनी कम हो रही थी और मेले में मशालें और लालटेन जलने लगी थी। उनका अभी तक एक भी सामान नहीं बिका था। उम्मीद अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। शायद दुनिया सच में सिर्फ परफेक्ट चीजों को ही पसंद करती है। शायद टूटी हुई चीजों की कोई कीमत नहीं होती। क्या हमें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जब हमारी सच्चाई को, हमारी मौलिकता को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया? जब हमें लगा हो कि इस दुनिया में फिट होने के लिए हमें भी एक मुखौटा पहनना पड़ेगा? उस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजरती है? चलिए उस भावना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस भावना में ही हमारी असली ताकत छिपी है। अगर आप हमारे इस समुदाय का हिस्सा बनकर अपनी सच्ची पहचान की यात्रा में और गहरे उतरना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। ये हमें एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाने में मदद करेगा जहां हम सब बिना किसी मुखौटे के अपने असली स्वरूप में एक दूसरे से जुड़ सकें। माधव अब सामान समेटने की सोच ही रहा था। वो देवकी से कुछ कहने के लिए मुड़ा कि तभी उनकी दुकान पर एक परछाई पड़ी। उन्होंने ऊपर देखा। गांव के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित व्यक्ति सरपंच जी उनके सामने खड़े थे। सरपंच जी अपनी समझदारी और पारखी नजर के लिए जाने जाते थे। सारा गांव उनकी इज्जत करता था। वे कुछ बोले नहीं, वे बस चुपचाप उन कलाकृतियों को देख रहे थे। उनकी नजरें हर टुकड़े पर, हर जोड़ पर घूम रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिसे पत पाना नामुमकिन था। माधव और देवकी ने अपनी सांसें रोक ली। पूरा मेला एक तरफ और सरपंच जी की एक नजर एक तरफ। मेले का सारा शोर जैसे थम सा गया था। ढोल की आवाजें दूर से आ रही थी। बाकी सब कुछ खामोश था। बस सरपंच जी की गहरी आंखें थी, जो उन टूटी हुई कलाकृतियों के पीछे की कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक लंबा, बहुत लंबा पल बीता। इतना लंबा कि माधव को अपना दिल अपनी छाती में धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। सरपंच जी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक कलाकृति को उठाया। वो एक गोल पट्टिका थी जिस पर टूटे हुए दियों से एक उगते हुए
सूरज का चित्र बनाया गया था। सूरज की किरणें भी अलग अलग रंग के टूटे हुए टुकड़ों से बनी थी। उन्होंने उसे अपनी आंखों के करीब लाकर देखा। उनकी उंगलियां उन खुरदरे जोड़ों को महसूस कर रही थी। माधव, देवकी और आनंदी तीनों की नजरें सरपंच जी के चेहरे पर टिकी थी। वे बस एक फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा फैसला जो ये तय करने वाला था कि उनकी ये नई शुरुआत, ये सच्चाई की कोशिश सफल होगी या फिर एक मजाक बनकर रह जाएगी। सरपंच जी की आंखों ने उस कलाकृति को स्कैन किया। उनके होठों पर एक गहरी खामोशी थी और फिर उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। लेकिन उन्होंने क्या कहा और उस रात उस मेले में क्या हुआ, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि दुनिया टूटी हुई चीजों को कैसे देखती है और हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है? माधव, देवकी और आनंदी की सांसें रुकी हुई थी और वे बस एक फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा फैसला जो ये तय करने वाला था कि उनकी सच्चाई की कोशिश सफल होगी या एक मजाक बनकर रह जाएगी। सरपंच जी की गहरी आंखें, उनके खामोश होंठ और फिर उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तो उसका फैसला क्या होता है? क्या दुनिया सिर्फ बाहरी खूबसूरती को तवज्जो देती है या वो उस खूबसूरती को भी देख पाती है जो जख्मों के भरने के बाद पैदा होती है? चलिए उस पल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। महसूस कीजिए उस भीड़ के दबाव को, उन कानाफूसी करती हुई आवाजों को और उन सबकी नजरों को जो अब सरपंच जी पर और माधव के उस छोटे से स्टॉल पर टिकी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। माधव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे डर है कहीं सरपंच जी उसकी धड़कन न सुन ले। देवकी ने घबराकर आनंदी का हाथ कसकर पकड़ लिया है। हम उस जगह पर होते तो क्या महसूस कर रहे होते? जब हमारी पूरी जिंदगी का सार, हमारी पूरी कोशिश किसी एक इंसान के फैसले पर टिकी हो, तो हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उठती हैं? डर, उम्मीद या दोनों का एक मिलाजुला एहसास? अपने अंदर उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। उस घबराहट को महसूस कीजिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे ऊपर उठने की शक्ति पाते हैं। सरपंच जी ने कलाकृति को अपने हाथ में घुमाया, उसे मशाल की रोशनी में देखा। उस पर बने उगते हुए सूरज के टूटे हुए टुकड़े आग की लपटों में सोने की तरह चमक रहे थे। फिर उन्होंने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा और उनकी आवाज मेले के शोर से ऊपर उठकर सबके कानों तक पहुंची। उन्होंने माधव से नहीं बल्कि अपने साथ खड़े दूसरे लोगों से कहा, तुम लोग इसमें क्या देखते हो? एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, ये तो टूटे हुए दियों के टुकड़े हैं, कचरा है। सरपंच जी मुस्कुराए, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट। नहीं, उन्होंने कहा, ये कचरा नहीं है, ये जीवन है। सब लोग चौंक गए। सरपंच जी ने बोलना जारी रखा, हम सब अपनी जिंदगी में टूटते हैं, बिखरते हैं। हमारे सपने टूटते हैं, हमारा विश्वास टूटता है, हमारा दिल टूटता है और हम में से ज्यादातर लोग उन टूटे हुए टुकड़ों को या तो फेंक देते हैं या फिर उन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं। हम एक झूठी परफेक्ट बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। वो एक पल के लिए रुके और उनकी नजरें माधव और देवकी पर टिकी। उन नजरों में डांट नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। लेकिन ये कलाकार, उन्होंने माधव की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने अपने टूटे हुए टुकड़ों को फेंका नहीं, इसने उन्हें छिपाया नहीं, इसने उन टुकड़ों को उठाया, उन्हें जोड़ा और उनसे कुछ ऐसा बनाया जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। यह हमें सिखाता है कि हमारी असली खूबसूरती हमारे परफेक्शन में नहीं बल्कि हमारे टूटे हुए होकर भी फिर से जुड़ने की हिम्मत में है। ये कला हमें बताती है कि हमारे जख्म शर्मिंदगी की निशानी नहीं बल्कि हमारे साहस की कहानी है। सरपंच जी की आवाज में इतनी सच्चाई और इतना वजन था कि वहां खड़ा हर इंसान मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी और सम्मान का भाव था।
उन्होंने कलाकृति को वापस माधव के हाथ में नहीं रखा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें माधव की चादर पर रखते हुए कहा, मैं ये खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरे घर की दीवार पर टंगे और मुझे रोज याद दिलाएं कि टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा गहरी खूबसूरती की शुरुआत हो सकता है। वो एक पल था, एक जादुई पल। जैसे ही सरपंच जी ने सिक्के रखे, भीड़ में से कोई और आगे आया, फिर कोई और। लोगों की नजरें अब बदल चुकी थी। अब वे उसे कचरे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देख रहे थे। वे अब सिर्फ एक कलाकृति नहीं खरीद रहे थे, वे अपने लिए एक उम्मीद खरीद रहे थे। वे माधव की कहानी का एक हिस्सा अपने घर ले जाना चाहते थे। एक एक करके माधव की सारी कलाकृतियां बिक गई। लोग पैसे दे रहे थे, पर साथ में अपनी आंखों से जो सम्मान दे रहे थे, वो उन सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती था। देवकी की आंखों में आंसू थे, पर ये पिछली रात की तरह बेबसी के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। आनंदी ये सब देखकर ताली बजा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि उसके बाबा आज हीरो बन गए थे। माधव एक एक करके पैसे उठा रहा था, पर उसका ध्यान पैसों पर नहीं था। उसे आज एहसास हो रहा था कि बुद्ध का नियम सिर्फ घर में शांति लाने के लिए नहीं है। सही समय पर चुप हो जाना और सही समय पर अपनी सच्चाई को हिम्मत से कहना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिछली रात उसकी चुप्पी ने उसे पश्चाताप और आत्मचिंतन का मौका दिया, और आज उसकी कला की खामोश सच्चाई ने उसे दुनिया का सम्मान दिलाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको यह विश्वास दिलाया है कि आपकी कमियां भी आपकी ताकत बन सकती हैं, तो इस एहसास को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंचाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद कोई और भी हो जिसे ये सुनने की जरूरत हो कि टूटा हुआ होना भी खूबसूरत है। मेला खत्म हो गया, शोर थम गया। रात के सन्नाटे में वे तीनों घर लौट रहे थे। आज उनके हाथ खाली नहीं थे। उनकी चादर सिक्कों के वजन से भारी थी और उनके दिल सम्मान और एक नई समझ से। घर पहुंचकर देवकी ने दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में घर का कोना कोना चमक रहा था। आज उस घर में कोई तनाव नहीं था, कोई बोझ नहीं था, एक गहरी शांति थी। आनंदी थककर सो चुकी थी। माधव और देवकी आंगन में बैठे थे। वही आंगन जो 24 घंटे पहले एक युद्ध का मैदान था, आज एक शांत मंदिर जैसा लग रहा था। बहुत देर तक दोनों चुप रहे, पर यह चुप्पी अब आरामदायक थी, प्रेम से भरी हुई थी। फिर देवकी ने धीरे से कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। माधव ने उसकी ओर देखा। किस लिए? मेरे शब्दों के लिए। देवकी की आवाज भर्रा गई। मैं सालों से तुम्हें अपने शब्दों से जख्म देती रही। मैं इतनी कड़वी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपनी निराशा का गुस्सा तुम पर निकालती रही। मुझे आज एहसास हुआ कि मेरे शब्दों ने तुम्हें अंदर से कितना तोड़ा होगा। यह पहली बार था जब देवकी ने अपनी गलती मानी थी। यह पहली बार था जब उसने तुम की जगह मैं का इस्तेमाल किया था। माधव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और मुझे माफ कर दो देवकी, उसने कहा, मेरी चुप्पी के लिए। मैं बाहर से चुप रहता था, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा और नफरत पालता रहा। मैंने कभी तुमसे बात करने की, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी ही एक दीवार के पीछे छिप गया था। कल रात जो मैंने किया, वो गुस्सा सिर्फ एक पल का नहीं था, वो सालों का जहर था जो बाहर निकला। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। हम दोनों ने मिलकर इस घर की शांति को खत्म किया है। आज वे लड़ नहीं रहे थे, वे एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे थे, वे अपनी अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षा यही तो है, संवाद, सच्चा संवाद, जहां हम सामने वाले को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम अपने रिश्तों में ऐसा संवाद करते हैं, या हमारी बातचीत भी
एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक खेल बनकर रह गई है? ये सवाल खुद से पूछना एक ज्यादा शांत और प्रेमपूर्ण जीवन की शुरुआत है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने रिश्तों को और गहरा बनाना चाहते हैं और हमारे इस शांति के समुदाय का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें ऐसे और भी गहरे संदेशों को तैयार करने और आप तक लाने की शक्ति देता है। उस रात माधव और देवकी ने बात की। सालों बाद उन्होंने सच में बात की। उन्होंने अपने डर, अपनी निराशाएं, अपनी उम्मीदें, सब कुछ एक दूसरे से साझा किया। वे एक दूसरे के जख्मों को देख रहे थे और उन पर अपनी समझ का मरहम लगा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि इस जीवन की यात्रा में हमसफर हैं, जिन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर चलना है। सुबह हुई, एक नई सुबह जो सिर्फ कैलेंडर पर नई नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। माधव आज बहुत खुश था। वह अपनी चाक, पॉटर्स व्हील, के पास गया। उसके हाथ मिट्टी को छूने के लिए बेताब थे। आज वो दिए बनाने नहीं जा रहा था। आज वो अपनी नई कला को, उस टूटी हुई कला को और जीना चाहता था। वो काम में डूबा हुआ था कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवकी ने दरवाजा खोला। बाहर एक शानदार घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोई बहुत अमीर और बड़ा आदमी है। उसके कपड़े रेशम के थे और उसकी उंगलियों में कीमती अंगूठियां थी। वो गांव का नहीं लगता था। क्या माधव कुम्हार का घर यही है? उन्होंने कहा, ये कचरा नहीं है, ये जीवन है। सब लोग चौंक गए। सरपंच जी ने बोलना जारी रखा। हम सब अपनी जिंदगी में टूटते हैं, बिखरते हैं। हमारे सपने टूटते हैं, हमारा विश्वास टूटता है, हमारा दिल टूटता है, और हम में से ज्यादातर लोग उन टूटे हुए टुकड़ों को या तो फेंक देते हैं या फिर उन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं। हम एक झूठी परफेक्ट बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। वो एक पल के लिए रुके और उनकी नजरें माधव और देवकी पर टिकी। उन नजरों में डांट नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। लेकिन ये कलाकार, उन्होंने माधव की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने अपने टूटे हुए टुकड़ों को फेंका नहीं, इसने उन्हें छिपाया नहीं। इसने उन टुकड़ों को उठाया, उन्हें जोड़ा और उनसे कुछ ऐसा बनाया जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। यह हमें सिखाता है कि हमारी असली खूबसूरती हमारे परफेक्शन में नहीं, बल्कि हमारे टूटे हुए होकर भी फिर से जुड़ने की हिम्मत में है। ये कला हमें बताती है कि हमारे जख्म शर्मिंदगी की निशानी नहीं, बल्कि हमारे साहस की कहानी है। सरपंच जी की आवाज में इतनी सच्चाई और इतना वजन था कि वहां खड़ा हर इंसान मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी और सम्मान का भाव था। उन्होंने कलाकृति को वापस माधव के हाथ में नहीं रखा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें माधव की चादर पर रखते हुए कहा, मैं ये खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरे घर की दीवार पर टंगे और मुझे रोज याद दिलाएं कि टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा गहरी खूबसूरती की शुरुआत हो सकता है। वो एक पल था, एक जादुई पल। जैसे ही सरपंच जी ने सिक्के रखे, भीड़ में से कोई और आगे आया, फिर कोई और। लोगों की नजरें अब बदल चुकी थी। अब वे उसे कचरे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देख रहे थे। वे अब सिर्फ एक कलाकृति नहीं खरीद रहे थे, वे अपने लिए एक उम्मीद खरीद रहे थे। वे माधव की कहानी का एक हिस्सा अपने घर ले जाना चाहते थे। एक एक करके माधव की सारी कलाकृतियां बिक गई। लोग पैसे दे रहे थे, पर साथ में अपनी आंखों से जो सम्मान दे रहे थे, वो उन सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती था। देवकी की आंखों में आंसू थे, पर ये पिछली रात की तरह बेबसी के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। आनंदी ये सब देखकर ताली बजा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि उसके बाबा आज हीरो बन गए थे।
माधव एक एक करके पैसे उठा रहा था, पर उसका ध्यान पैसों पर नहीं था। उसे आज एहसास हो रहा था कि बुद्ध का नियम सिर्फ घर में शांति लाने के लिए नहीं है। सही समय पर चुप हो जाना और सही समय पर अपनी सच्चाई को हिम्मत से कहना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिछली रात उसकी चुप्पी ने उसे पश्चाताप और आत्मचिंतन का मौका दिया, और आज उसकी कला की खामोश सच्चाई ने उसे दुनिया का सम्मान दिलाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको यह विश्वास दिलाया है कि आपकी कमियां भी आपकी ताकत बन सकती हैं, तो इस एहसास को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंचाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद कोई और भी हो जिसे ये सुनने की जरूरत हो कि टूटा हुआ होना भी खूबसूरत है। मेला खत्म हो गया, शोर थम गया। रात के सन्नाटे में वे तीनों घर लौट रहे थे। आज उनके हाथ खाली नहीं थे। उनकी चादर सिक्कों के वजन से भारी थी और उनके दिल सम्मान और एक नई समझ से। घर पहुंचकर देवकी ने दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में घर का कोना कोना चमक रहा था। आज उस घर में कोई तनाव नहीं था, कोई बोझ नहीं था। एक गहरी शांति थी। आनंदी थककर सो चुकी थी। माधव और देवकी आंगन में बैठे थे। वही आंगन जो 24 घंटे पहले एक युद्ध का मैदान था, आज एक शांत मंदिर जैसा लग रहा था। बहुत देर तक दोनों चुप रहे, पर यह चुप्पी अब आरामदायक थी, प्रेम से भरी हुई थी। फिर देवकी ने धीरे से कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। माधव ने उसकी ओर देखा। किस लिए? मेरे शब्दों के लिए। देवकी की आवाज भर्रा गई। मैं सालों से तुम्हें अपने शब्दों से जख्म देती रही। मैं इतनी कड़वी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपनी निराशा का गुस्सा तुम पर निकालती रही। मुझे आज एहसास हुआ कि मेरे शब्दों ने तुम्हें अंदर से कितना तोड़ा होगा। यह पहली बार था जब देवकी ने अपनी गलती मानी थी। यह पहली बार था जब उसने तुम की जगह मैं का इस्तेमाल किया था। माधव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और मुझे माफ कर दो देवकी, उसने कहा, मेरी चुप्पी के लिए। मैं बाहर से चुप रहता था, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा और नफरत पालता रहा। मैंने कभी तुमसे बात करने की, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी ही एक दीवार के पीछे छिप गया था। कल रात जो मैंने किया, वो गुस्सा सिर्फ एक पल का नहीं था, वो सालों का जहर था जो बाहर निकला। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। हम दोनों ने मिलकर इस घर की शांति को खत्म किया है। आज वे लड़ नहीं रहे थे, वे एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे थे, वे अपनी अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षा यही तो है, संवाद, सच्चा संवाद, जहां हम सामने वाले को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम अपने रिश्तों में ऐसा संवाद करते हैं, या हमारी बातचीत भी एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक खेल बनकर रह गई है? ये सवाल खुद से पूछना एक ज्यादा शांत और प्रेमपूर्ण जीवन की शुरुआत है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने रिश्तों को और गहरा बनाना चाहते हैं और हमारे इस शांति के समुदाय का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें ऐसे और भी गहरे संदेशों को तैयार करने और आप तक लाने की शक्ति देता है। उस रात माधव और देवकी ने बात की। सालों बाद उन्होंने सच में बात की। उन्होंने अपने डर, अपनी निराशाएं, अपनी उम्मीदें, सब कुछ एक दूसरे से साझा किया। वे एक दूसरे के जख्मों को देख रहे थे और उन पर अपनी समझ का मरहम लगा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि इस जीवन की यात्रा में हमसफर हैं, जिन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर चलना है। सुबह हुई, एक नई सुबह जो सिर्फ कैलेंडर पर नई नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। माधव आज बहुत खुश था। वह अपनी चाक, पॉटर्स व्हील, के पास गया। उसके हाथ मिट्टी को छूने के लिए बेताब थे।
आज वो दिए बनाने नहीं जा रहा था। आज वो अपनी नई कला को, उस टूटी हुई कला को और जीना चाहता था। वो काम में डूबा हुआ था कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवकी ने दरवाजा खोला। बाहर एक शानदार घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोई बहुत अमीर और बड़ा आदमी है। उसके कपड़े रेशम के थे और उसकी उंगलियों में कीमती अंगूठियां थी। वो गांव का नहीं लगता था। क्या माधव कुम्हार का घर यही है? उस आदमी ने एक भारी और रौबदार आवाज में पूछा। देवकी ने घबराकर हां में सिर हिलाया। वो आदमी अंदर आया। उसकी पारखी नजरें घर के हर कोने को, माधव के काम को और जमीन पर रखे कुछ टूटे हुए टुकड़ों को देख रही थी। माधव खड़ा हो गया। जी कहिए, मैं ही माधव हूं। मेरा नाम सौदागर मल है। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। मैं शहर से आया हूं। कल रात मैं तुम्हारे गांव के मेले में था। यह सुनकर माधव और देवकी के दिल में एक उम्मीद जगी। शायद ये भी उनकी कला का कोई कद्रदान है। मैंने तुम्हारा काम देखा, सौदागर मल ने कहा। वो टूटे हुए टुकड़ों वाला। माधव की आंखों में चमक आ गई। जी जी, अजीब काम है, सौदागर ने कहा, और उसके चेहरे पर प्रशंसा का नहीं बल्कि एक व्यापारिक भाव था। लेकिन शहर में आजकल ऐसी अजीब चीजों का ही फैशन है। लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। माधव और देवकी को यह शब्द समझ नहीं आया। सौदागर सीधे मुद्दे पर आया। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैं कला की चीजें खरीदकर बड़े बड़े शहरों और दूसरे देशों में बेचता हूं। मुझे तुम्हारी ये कला दिलचस्प लगी। इसमें पैसा कमाने की बहुत संभावना है। उसने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और उसे मेज पर रख दिया। सिक्कों की खनक पूरे घर में गूंज गई। माधव और देवकी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सिक्के एक साथ नहीं देखे थे। ये एडवांस है, सौदागर ने कहा। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। मुझे ऐसी ही 100 कलाकृतियां चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। माधव की आंखें उन सिक्कों पर टिकी थी। उन सिक्कों में उसे गरीबी का अंत दिख रहा था, आनंदी का अच्छा भविष्य दिख रहा था, देवकी के लिए गहने दिख रहे थे। कैसी शर्तें? माधव ने धीरे से पूछा। पहली शर्त, सौदागर ने कहा, यह काम तुम्हें अकेले करना होगा। तुम्हारी ये कहानी, ये दर्द, ये टूटना, यही इस कला की यूएसपी है, यानी बेचने की खासियत है। अगर सबको पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी भी इसमें मदद करती है, तो कहानी कमजोर पड़ जाएगी। मुझे एक दुखी कलाकार चाहिए, परिवार नहीं। यह सुनकर देवकी का चेहरा उतर गया। जिस कला को उन्होंने साथ मिलकर बनाया था, ये आदमी उसे अलग कर रहा था। दूसरी शर्त, सौदागर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही काम करना होगा जैसा मैंने कल देखा था। वही दर्द, वही बिखराव दिखना चाहिए। तुम्हारी कला में हमेशा एक दुख झलकना चाहिए, क्योंकि लोग दूसरों का दुख देखने के लिए ही पैसा खर्च करते हैं। खुशी कौन खरीदता है? उसकी ये बात माधव के दिल में तीर की तरह चुभी। वो तो अब उस दर्द से बाहर निकल रहा था। वो तो अब जुड़ने की, खुशी की कला बनाना चाहता था। ये आदमी उसे वापस उसी अंधेरे में धकेल रहा था जहां से वो अभी अभी निकला था। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, सौदागर मल ने अपनी आवाज को और धीमा और गहरा करते हुए कहा, यह काम करने के लिए तुम्हें और दिए तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे दिए। तुम्हें रोज सुंदर दिए बनाने होंगे और फिर उन्हें खुद तोड़ना होगा ताकि तुम्हें ये टूटे हुए टुकड़े मिल सके। ये सुनते ही माधव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? उसे सुंदर चीजें बनानी होंगी? सिर्फ उन्हें तोड़ने के लिए? उसे सृजन करना होगा। सिर्फ विनाश के लिए? जिस गुस्से और विनाश की आग से वो अभी अभी बाहर निकला था, ये आदमी उसे उसी आग को अपना पेशा बनाने के लिए कह रहा था। ये एक सौदा नहीं था, ये एक जाल था।
एक ऐसा जाल जो उसे सोने की जंजीरों में बांधने वाला था। एक तरफ थी गरीबी और सच्चाई, और दूसरी तरफ थी दौलत और अपनी ही आत्मा का सौदा। सौदागर मल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि सोने के सिक्कों की चमक के आगे कोई भी इंसान कमजोर पड़ सकता है। तो क्या कहते हो, माधव? उसने पूछा। बनोगे शहर के सबसे मशहूर कलाकार, या इसी गांव में मिट्टी में अपनी जिंदगी बिता दोगे? फैसला तुम्हारा है। माधव की नजरें सोने के सिक्कों पर थी, फिर देवकी के चिंतित चेहरे पर, और फिर अपने उन हाथों पर जिन्होंने कल ही टूटी हुई चीजों को जोड़ना सीखा था। उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए थी, या दुनिया की जरूरत को पूरा करना था? यह सिर्फ माधव का इम्तिहान नहीं था, यह हम सबका इम्तिहान है। जब दौलत, शोहरत और सफलता हमें अपनी सच्चाई से समझौता करने के लिए कहती है, तो हम क्या चुनते हैं? माधव ने एक गहरी सांस ली, सौदागर की आंखों में सीधे देखा और अपना फैसला सुनाया। लेकिन उसने क्या कहा, और उसके उस एक फैसले ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को किस नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सफलता और संतोष के बीच का फर्क समझाएगी। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है, जहां हम सीखते हैं कि जीवन के सबसे निर्णायक पलों का सामना धैर्य और शांति के साथ कैसे किया जाए। आज हम उस मेले में वापस लौटेंगे, उस रुकी हुई सांस को फिर से महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि जब दुनिया हमारी टूटी हुई सच्चाई को देखती है, तो उसका फैसला क्या होता है। क्या दुनिया सिर्फ बाहरी खूबसूरती को तवज्जो देती है, या वो उस खूबसूरती को भी देख पाती है जो जख्मों के भरने के बाद पैदा होती है? चलिए उस पल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। महसूस कीजिए उस भीड़ के दबाव को, उन कानाफूसी करती हुई आवाजों को, और उन सबकी नजरों को जो अब सरपंच जी पर और माधव के उस छोटे से स्टॉल पर टिकी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। माधव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे डर है कहीं सरपंच जी उसकी धड़कन न सुन ले। देवकी ने घबराकर आनंदी का हाथ कसकर पकड़ लिया है। हम उस जगह पर होते तो क्या महसूस कर रहे होते? जब हमारी पूरी जिंदगी का सार, हमारी पूरी कोशिश किसी एक इंसान के फैसले पर टिकी हो, तो हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उठती हैं? डर, उम्मीद, या दोनों का एक मिलाजुला एहसास? अपने अंदर उस पल को जीने की कोशिश कीजिए, उस घबट को महसूस कीजिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे ऊपर उठने की शक्ति पाते हैं। सरपंच जी ने कलाकृति को अपने हाथ में घुमाया, उसे मशाल की रोशनी में देखा। उस पर बने उगते हुए सूरज के टूटे हुए टुकड़े आग की लपटों में सोने की तरह चमक रहे थे। फिर उन्होंने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, और उनकी आवाज मेले के शोर से ऊपर उठकर सबके कानों तक पहुंची। उन्होंने माधव से नहीं, बल्कि अपने साथ खड़े दूसरे लोगों से कहा, तुम लोग इसमें क्या देखते हो? एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, ये तो टूटे हुए दियों के टुकड़े हैं, कचरा है। सरपंच जी मुस्कुराए, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट। नहीं, उन्होंने कहा, ये कचरा नहीं है, ये जीवन है। सब लोग चौंक गए। सरपंच जी ने बोलना जारी रखा, हम सब अपनी जिंदगी में टूटते हैं, बिखरते हैं। हमारे सपने टूटते हैं, हमारा विश्वास टूटता है, हमारा दिल टूटता है, और हम में से ज्यादातर लोग उन टूटे हुए टुकड़ों को या तो फेंक देते हैं, या फिर उन्हें दुनिया। आदमी ने एक भारी और रौबदार आवाज में पूछा। देवकी ने घबराकर हां में सिर हिलाया। वो आदमी अंदर आया, उसकी पारखी नजरें घर के हर कोने को, माधव के काम को, और जमीन पर रखे कुछ टूटे हुए टुकड़ों को देख रही थी। माधव खड़ा हो गया। जी कहिए, मैं ही माधव हूं। मेरा नाम सौदागर मल है। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। मैं शहर से आया हूं। कल रात मैं तुम्हारे गांव के मेले में था। यह सुनकर माधव और देवकी के दिल में एक उम्मीद जगी। शायद ये भी उनकी कला का कोई कद्रदान है। मैंने तुम्हारा काम देखा, सौदागर मल ने कहा, वो टूटे हुए टुकड़ों वाला। माधव की आंखों में चमक आ गई।
जी जी, अजीब काम है, सौदागर ने कहा, और उसके चेहरे पर प्रशंसा का नहीं बल्कि एक व्यापारिक भाव था। लेकिन शहर में आजकल ऐसी अजीब चीजों का ही फैशन है। लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। माधव और देवकी को यह शब्द समझ नहीं आया। सौदागर सीधे मुद्दे पर आया। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैं कला की चीजें खरीदकर बड़े बड़े शहरों और दूसरे देशों में बेचता हूं। मुझे तुम्हारी ये कला दिलचस्प लगी। इसमें पैसा कमाने की बहुत संभावना है। उसने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और उसे मेज पर रख दिया। सिक्कों की खनक पूरे घर में गूंज गई। माधव और देवकी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सिक्के एक साथ नहीं देखे थे। ये एडवांस है, सौदागर ने कहा। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। मुझे ऐसी ही 100 कलाकृतियां चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। माधव की आंखें उन सिक्कों पर टिकी थी। उन सिक्कों में उसे गरीबी का अंत दिख रहा था, आनंदी का अच्छा भविष्य दिख रहा था, देवकी के लिए गहने दिख रहे थे। कैसी शर्तें? माधव ने धीरे से पूछा। पहली शर्त, सौदागर ने कहा, यह काम तुम्हें अकेले करना होगा। तुम्हारी ये कहानी, ये दर्द, ये टूटना, यही इस कला की यूएसपी है, यानी बेचने की खासियत है। अगर सबको पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी भी इसमें मदद करती है, तो कहानी कमजोर पड़ जाएगी। मुझे एक दुखी कलाकार चाहिए, परिवार नहीं। यह सुनकर देवकी का चेहरा उतर गया। जिस कला को उन्होंने साथ मिलकर बनाया था, ये आदमी उसे अलग कर रहा था। दूसरी शर्त, सौदागर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही काम करना होगा जैसा मैंने कल देखा था। वही दर्द, वही बिखराव दिखना चाहिए। तुम्हारी कला में हमेशा एक दुख झलकना चाहिए, क्योंकि लोग दूसरों का दुख देखने के लिए ही पैसा खर्च करते हैं। खुशी कौन खरीदता है? उसकी ये बात माधव के दिल में तीर की तरह चुभी। वो तो अब उस दर्द से बाहर निकल रहा था। वो तो अब जुड़ने की, खुशी की कला बनाना चाहता था। ये आदमी उसे वापस उसी अंधेरे में धकेल रहा था, जहां से वो अभी अभी निकला था। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, सौदागर मल ने अपनी आवाज को और धीमा और गहरा करते हुए कहा, यह काम करने के लिए तुम्हें और दिए तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे दिए। तुम्हें रोज सुंदर दिए बनाने होंगे और फिर उन्हें खुद तोड़ना होगा, ताकि तुम्हें ये टूटे हुए टुकड़े मिल सके। ये सुनते ही माधव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? उसे सुंदर चीजें बनानी होंगी, सिर्फ उन्हें तोड़ने के लिए? उसे सृजन करना होगा, सिर्फ विनाश के लिए, जिस गुस्से और विनाश की आग से वो अभी अभी बाहर निकला था। ये आदमी उसे उसी आग को अपना पेशा बनाने के लिए कह रहा था। ये एक सौदा नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जो उसे सोने की जंजीरों में बांधने वाला था। एक तरफ थी गरीबी और सच्चाई, और दूसरी तरफ थी दौलत और अपनी ही आत्मा का सौदा। सौदागर मल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि सोने के सिक्कों की चमक के आगे कोई भी इंसान कमजोर पड़ सकता है। तो क्या कहते हो, माधव? उसने पूछा। बनोगे शहर के सबसे मशहूर कलाकार, या इसी गांव में मिट्टी में अपनी जिंदगी बिता दोगे? फैसला तुम्हारा है। माधव की नजरें सोने के सिक्कों पर थी, फिर देवकी के चिंतित चेहरे पर, और फिर अपने उन हाथों पर जिन्होंने कल ही टूटी हुई चीजों को जोड़ना सीखा था। उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए थी, या दुनिया की जरूरत को पूरा करना था? यह सिर्फ माधव का इम्तिहान नहीं था, यह हम सबका इम्तिहान है। जब दौलत, शोहरत और सफलता हमें अपनी सच्चाई से समझौता करने के लिए कहती है, तो हम क्या चुनते हैं? माधव ने एक गहरी सांस ली, सौदागर की आंखों में सीधे देखा और अपना फैसला सुनाया। लेकिन उसने क्या कहा, और उसके उस एक फैसले ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को किस नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सफलता और संतोष के बीच का फर्क समझाएगी। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है,
जहां हम सीखते हैं कि जीवन के सबसे निर्णायक पलों का सामना धैर्य और शांति के साथ कैसे किया जाए। आज हम उस मेले में वापस लौटेंगे, उस रुकी हुई सांस को फिर से महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि जब दुनिया हमारी टूटी हुई सच्चाई को देखती है तो उसका फैसला क्या होता है। क्या दुनिया सिर्फ बाहरी खूबसूरती को तवज्जो देती है, या वो उस खूबसूरती को भी देख पाती है जो जख्मों के भरने के बाद पैदा होती है। चलिए उस पल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। महसूस कीजिए उस भीड़ के दबाव को, उन कानाफूसी करती हुई आवाजों को, और उन सबकी नजरों को जो अब सरपंच जी पर और माधव के उस छोटे से स्टॉल पर टिकी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। माधव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे डर है कहीं सरपंच जी उसकी धड़कन न सुन ले। देवकी ने घबराकर आनंदी का हाथ कसकर पकड़ लिया है। हम उस जगह पर होते तो क्या महसूस कर रहे होते? जब हमारी पूरी जिंदगी का सार, हमारी पूरी कोशिश किसी एक इंसान के फैसले पर टिकी हो, तो हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उठती हैं? डर, उम्मीद, या दोनों का एक मिलाजुला एहसास? अपने अंदर उस पल को जीने की कोशिश कीजिए, उस घबट को महसूस कीजिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे ऊपर उठने की शक्ति पाते हैं। सरपंच जी ने कलाकृति को अपने हाथ में घुमाया, उसे मशाल की रोशनी में देखा। उस पर बने उगते हुए सूरज के टूटे हुए टुकड़े आग की लपटों में सोने की तरह चमक रहे थे। फिर उन्होंने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, और उनकी आवाज मेले के शोर से ऊपर उठकर सबके कानों तक पहुंची। उन्होंने माधव से नहीं, बल्कि अपने साथ खड़े दूसरे लोगों से कहा, तुम लोग इसमें क्या देखते हो? एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, ये तो टूटे हुए दियों के टुकड़े हैं, कचरा है। सरपंच जी मुस्कुराए, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट। नहीं, उन्होंने कहा, ये कचरा नहीं है, ये जीवन है। सब लोग चौंक गए। सरपंच जी ने बोलना जारी रखा, हम सब अपनी जिंदगी में टूटते हैं, बिखरते हैं। हमारे सपने टूटते हैं, हमारा विश्वास टूटता है, हमारा दिल टूटता है, और हम में से ज्यादातर लोग उन टूटे हुए टुकड़ों को या तो फेंक देते हैं या फिर उन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं। हम एक झूठी परफेक्ट बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। वो एक पल के लिए रुके और उनकी नजरें माधव और देवकी पर टिकी। उन नजरों में डांट नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। लेकिन ये कलाकार, उन्होंने माधव की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने अपने टूटे हुए टुकड़ों को फेंका नहीं, इसने उन्हें छिपाया नहीं, इसने उन टुकड़ों को उठाया, उन्हें जोड़ा और उनसे कुछ ऐसा बनाया जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। यह हमें सिखाता है कि हमारी असली खूबसूरती हमारे परफेक्शन में नहीं, बल्कि हमारे टूटे हुए होकर भी फिर से जुड़ने की हिम्मत में है। ये कला हमें बताती है कि हमारे जख्म शर्मिंदगी की निशानी नहीं, बल्कि हमारे साहस की कहानी है। सरपंच जी की आवाज में इतनी सच्चाई और इतना वजन था कि वहां खड़ा हर इंसान मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी और सम्मान का भाव था। उन्होंने कलाकृति को वापस माधव के हाथ में नहीं रखा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें माधव की चादर पर रखते हुए कहा, मैं ये खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरे घर की दीवार पर टंगे और मुझे रोज याद दिलाएं कि टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा गहरी खूबसूरती की शुरुआत हो सकता है। वो एक पल था, एक जादुई पल। जैसे ही सरपंच जी ने सिक्के रखे, भीड़ में से कोई और आगे आया, फिर कोई और। लोगों की नजरें अब बदल चुकी थी। अब वे उसे कचरे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देख रहे थे। वे अब सिर्फ एक कलाकृति नहीं खरीद रहे थे, वे अपने लिए एक उम्मीद खरीद रहे थे। वे माधव की कहानी का एक हिस्सा अपने घर ले जाना चाहते थे। एक एक करके माधव की सारी कलाकृतियां बिक गई। लोग पैसे दे रहे थे, पर साथ में अपनी आंखों से जो सम्मान दे रहे थे, वो उन सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती था। देवकी की आंखों में आंसू थे,
पर ये पिछली रात की तरह बेबसी के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। आनंदी ये सब देखकर ताली बजा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि उसके बाबा आज हीरो बन गए थे। माधव एक एक करके पैसे उठा रहा था, पर उसका ध्यान पैसों पर नहीं था। उसे आज एहसास हो रहा था कि बुद्ध का नियम सिर्फ घर में शांति लाने के लिए नहीं है। सही समय पर चुप हो जाना और सही समय पर अपनी सच्चाई को हिम्मत से कहना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिछली रात उसकी चुप्पी ने उसे पश्चाताप और आत्मचिंतन का मौका दिया, और आज उसकी कला की खामोश सच्चाई ने उसे दुनिया का सम्मान दिलाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको यह विश्वास दिलाया है कि आपकी कमियां भी आपकी ताकत बन सकती हैं, तो इस एहसास को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंचाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद कोई और भी हो जिसे ये सुनने की जरूरत हो कि टूटा हुआ होना भी खूबसूरत है। मेला खत्म हो गया, शोर थम गया। रात के सन्नाटे में वे तीनों घर लौट रहे थे। आज उनके हाथ खाली नहीं थे। उनकी चादर सिक्कों के वजन से भारी थी और उनके दिल सम्मान और एक नई समझ से। घर पहुंचकर देवकी ने दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में घर का कोना कोना चमक रहा था। आज उस घर में कोई तनाव नहीं था, कोई बोझ नहीं था। एक गहरी शांति थी। आनंदी थककर सो चुकी थी। माधव और देवकी आंगन में बैठे थे। वही आंगन जो 24 घंटे पहले एक युद्ध का मैदान था, आज एक शांत मंदिर जैसा लग रहा था। बहुत देर तक दोनों चुप रहे, पर यह चुप्पी अब आरामदायक थी, प्रेम से भरी हुई थी। फिर देवकी ने धीरे से कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। माधव ने उसकी ओर देखा। किस लिए? मेरे शब्दों के लिए। देवकी की आवाज भर्रा गई। मैं सालों से तुम्हें अपने शब्दों से जख्म देती रही। मैं इतनी कड़वी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपनी निराशा का गुस्सा तुम पर निकालती रही। मुझे आज एहसास हुआ कि मेरे शब्दों ने तुम्हें अंदर से कितना तोड़ा होगा। यह पहली बार था जब देवकी ने अपनी गलती मानी थी। यह पहली बार था जब उसने तुम की जगह मैं का इस्तेमाल किया था। माधव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और मुझे माफ कर दो देवकी, उसने कहा, मेरी चुप्पी के लिए। मैं बाहर से चुप रहता था, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा और नफरत पालता रहा। मैंने कभी तुमसे बात करने की, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी ही एक दीवार के पीछे छिप गया था। कल रात जो मैंने किया, वो गुस्सा सिर्फ एक पल का नहीं था, वो सालों का जहर था जो बाहर निकला। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। हम दोनों ने मिलकर इस घर की शांति को खत्म किया है। आज वे लड़ नहीं रहे थे, वे एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे थे, वे अपनी अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षा यही तो है, संवाद, सच्चा संवाद, जहां हम सामने वाले को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम अपने रिश्तों में ऐसा संवाद करते हैं, या हमारी बातचीत भी एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक खेल बनकर रह गई है? ये सवाल खुद से पूछना एक ज्यादा शांत और प्रेमपूर्ण जीवन की शुरुआत है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने रिश्तों को और गहरा बनाना चाहते हैं और हमारे इस शांति के समुदाय का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें ऐसे और भी गहरे संदेशों को तैयार करने और आप तक लाने की शक्ति देता है। उस रात माधव और देवकी ने बात की। सालों बाद उन्होंने सच में बात की। उन्होंने अपने डर, अपनी निराशाएं, अपनी उम्मीदें, सब कुछ एक दूसरे से साझा किया। वे एक दूसरे के जख्मों को देख रहे थे और उन पर अपनी समझ का मरहम लगा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि इस जीवन की यात्रा में हमसफर हैं, जिन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर चलना है। सुबह हुई, एक नई सुबह जो सिर्फ कैलेंडर पर नई नहीं थी,
बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। माधव आज बहुत खुश था। वह अपनी चाक, पॉटर्स व्हील, के पास गया। उसके हाथ मिट्टी को छूने के लिए बेताब थे। आज वो दिए बनाने नहीं जा रहा था। आज वो अपनी नई कला को, उस टूटी हुई कला को और जीना चाहता था। वो काम में डूबा हुआ था कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवकी ने दरवाजा खोला। बाहर एक शानदार घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोई बहुत अमीर और बड़ा आदमी है। उसके कपड़े रेशम के थे और उसकी उंगलियों में कीमती अंगूठियां थी। वो गांव का नहीं लगता था। क्या माधव कुम्हार का घर यही है? उस आदमी ने एक भारी और रौबदार आवाज में पूछा। देवकी ने घबराकर हां में सिर हिलाया। वो आदमी अंदर आया। उसकी पारखी नजरें घर के हर कोने को, माधव के काम को और जमीन पर रखे कुछ टूटे हुए टुकड़ों को देख रही थी। माधव खड़ा हो गया। जी कहिए, मैं ही माधव हूं। मेरा नाम सौदागर मल है। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। मैं शहर से आया हूं। कल रात मैं तुम्हारे गांव के मेले में था। यह सुनकर माधव और देवकी के दिल में एक उम्मीद जगी। शायद ये भी उनकी कला का कोई कद्रदान है। मैंने तुम्हारा काम देखा, सौदागर मल ने कहा। वो टूटे हुए टुकड़ों वाला। माधव की आंखों में चमक आ गई। जी जी, अजीब काम है, सौदागर ने कहा, और उसके चेहरे पर प्रशंसा का नहीं बल्कि एक व्यापारिक भाव था। लेकिन शहर में आजकल ऐसी अजीब चीजों का ही फैशन है। लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। माधव और देवकी को यह शब्द समझ नहीं आया। सौदागर सीधे मुद्दे पर आया। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैं कला की चीजें खरीदकर बड़े बड़े शहरों और दूसरे देशों में बेचता हूं। मुझे तुम्हारी ये कला दिलचस्प लगी। इसमें पैसा कमाने की बहुत संभावना है। उसने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और उसे मेज पर रख दिया। सिक्कों की खनक पूरे घर में गूंज गई। माधव और देवकी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सिक्के एक साथ नहीं देखे थे। ये एडवांस है, सौदागर ने कहा। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। मुझे ऐसी ही 100 कलाकृतियां चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। माधव की आंखें उन सिक्कों पर टिकी थी। उन सिक्कों में उसे गरीबी का अंत दिख रहा था, आनंदी का अच्छा भविष्य दिख रहा था, देवकी के लिए गहने दिख रहे थे। कैसी शर्तें? माधव ने धीरे से पूछा। पहली शर्त, सौदागर ने कहा, यह काम तुम्हें अकेले करना होगा। तुम्हारी ये कहानी, ये दर्द, ये टूटना, यही इस कला की यूएसपी है, यानी बेचने की खासियत है। अगर सबको पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी भी इसमें मदद करती है, तो कहानी कमजोर पड़ जाएगी। मुझे एक दुखी कलाकार चाहिए, परिवार नहीं। यह सुनकर देवकी का चेहरा उतर गया। जिस कला को उन्होंने साथ मिलकर बनाया था, ये आदमी उसे अलग कर रहा था। दूसरी शर्त, सौदागर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही काम करना होगा जैसा मैंने कल देखा था। वही दर्द, वही बिखराव दिखना चाहिए। तुम्हारी कला में हमेशा एक दुख झलकना चाहिए, क्योंकि लोग दूसरों का दुख देखने के लिए ही पैसा खर्च करते हैं। खुशी कौन खरीदता है? उसकी ये बात माधव के दिल में तीर की तरह चुभी। वो तो अब उस दर्द से बाहर निकल रहा था। वो तो अब जुड़ने की, खुशी की कला बनाना चाहता था। ये आदमी उसे वापस उसी अंधेरे में धकेल रहा था जहां से वो अभी अभी निकला था। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, सौदागर मल ने अपनी आवाज को और धीमा और गहरा करते हुए कहा, यह काम करने के लिए तुम्हें और दिए तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे दिए। तुम्हें रोज सुंदर दिए बनाने होंगे और फिर उन्हें खुद तोड़ना होगा ताकि तुम्हें ये टूटे हुए टुकड़े मिल सके। ये सुनते ही माधव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? उसे सुंदर चीजें बनानी होंगी, सिर्फ उन्हें तोड़ने के लिए? उसे सृजन करना होगा, सिर्फ विनाश के लिए?
जिस गुस्से और विनाश की आग से वो अभी अभी बाहर निकला था। ये आदमी उसे उसी आग को अपना पेशा बनाने के लिए कह रहा था। ये एक सौदा नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जो उसे सोने की जंजीरों में बांधने वाला था। एक तरफ थी गरीबी और सच्चाई, और दूसरी तरफ थी दौलत और अपनी ही आत्मा का सौदा। सौदागर मल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि सोने के सिक्कों की चमक के आगे कोई भी इंसान कमजोर पड़ सकता है। तो क्या कहते हो, माधव? उसने पूछा। बनोगे शहर के सबसे मशहूर कलाकार, या इसी गांव में मिट्टी में अपनी जिंदगी बिता दोगे? फैसला तुम्हारा है। माधव की नजरें सोने के सिक्कों पर थी, फिर देवकी के चिंतित चेहरे पर, और फिर अपने उन हाथों पर जिन्होंने कल ही टूटी हुई चीजों को जोड़ना सीखा था। उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए थी, या दुनिया की जरूरत को पूरा करना था? यह सिर्फ माधव का इम्तिहान नहीं था, यह हम सबका इम्तिहान है। जब दौलत, शोहरत और सफलता हमें अपनी सच्चाई से समझौता करने के लिए कहती है, तो हम क्या चुनते हैं? माधव ने एक गहरी सांस ली, सौदागर की आंखों में सीधे देखा और अपना फैसला सुनाया। उसने कोई चीख पुकार नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी, जैसी किसी नदी में होती है जो अपना रास्ता जानती है। सेठ जी, उसने कहा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी कला को इस लायक समझा, लेकिन मैं ये सौदा नहीं कर सकता। सौदागर की आंखों में हैरानी थी। क्या तुम पागल हो? ये सोना देख रहे हो? देख रहा हूं, माधव ने कहा, लेकिन कल रात मैंने इन सिक्कों से ज्यादा कीमती चीज कमाई है, शांति और अपने परिवार का साथ। आपकी पहली शर्त मुझे मेरे परिवार से अलग करती है। आपकी दूसरी शर्त मुझे उस दर्द में वापस जाने को कहती है जिससे मैं अभी अभी निकला हूं। और आपकी तीसरी शर्त, वो मुझसे सृजन के नाम पर विनाश करने को कहती है। सेठ जी, मैंने तोड़ना छोड़कर जोड़ना अभी अभी सीखा है। मैं सोने के लिए वापस तोड़ने वाला नहीं बन सकता। मेरी कला बिकाऊ नहीं है। ये माधव की आवाज नहीं थी, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। देवकी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और प्यार 100 गुना बढ़ गया। वो माधव के पास आकर खड़ी हो गई, अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर। उनका ये खामोश एक्शन सौदागर के लिए जवाब था, हम इस फैसले में एक साथ हैं। सौदागर मल को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी में किसी को सोने को इस तरह ठुकराते हुए नहीं देखा था। तुम पछताओगे, वो गुस्से में बोला, भूखे मरोगे। और अपनी सोने की थैली उठाकर वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद घर में एक गहरी खामोशी छा गई। सोना जा चुका था, अमीर बनने का मौका जा चुका था। क्या हमें कभी ऐसा महसूस हुआ है, जब हम कोई सही लेकिन मुश्किल फैसला लेते हैं तो उसके बाद एक पल को एक खालीपन सा महसूस होता है? एक सवाल उठता है, क्या मैंने सही किया? माधव ने देवकी की ओर देखा। देवकी मुस्कुराई। मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा। हमें वो सोना नहीं चाहिए जो हमारी शांति छीन ले। और उस पल माधव को पता चल गया कि उसने दुनिया का सबसे सही फैसला लिया है। उसने दौलत नहीं, बल्कि संतोष को चुना था। बुद्ध की भाषा में उसने सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड को चुना था। एक ऐसा काम जो खुद को या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कहानी यहां एक नए मोड़ पर आती है। माधव ने पैसा तो ठुकरा दिया, पर अब सवाल था कि घर कैसे चलेगा। उसने अपनी टूटी हुई कला को बनाना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो उसे बेचने के लिए नहीं बनाता था, वो अब उसे जीने के लिए बनाता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे, लेकिन वे कुछ खरीदने नहीं आते थे। वे अपनी टूटी हुई चीजें लेकर आते थे। किसी का मिट्टी का घड़ा टूट जाता, किसी के बच्चे से कोई खिलौना टूट जाता, किसी की पूजा की मूर्ति खंडित हो जाती, और वे सब माधव के पास एक उम्मीद लेकर आते। माधव, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? माधव पैसे नहीं लेता था। वो कहता,
इसके बदले में तुम्हारे घर में जो भी थोड़ा सा अनाज या सब्जी हो, दे देना। और वो उन चीजों को जोड़ने बैठ जाता। पर वो सिर्फ चीजों को नहीं जोड़ता था। जब लोग अपनी टूटी चीज लेकर आते तो वे उसके टूटने की कहानी भी सुनाते। माधव चुपचाप उनकी कहानी सुनता। वो उनके दर्द को सुनता, उनकी निराशा को सुनता। और जब वो उस चीज को जोड़ता तो वो सिर्फ एक वस्तु नहीं रहती थी, वह एक रिश्ते को जोड़ने जैसा हो जाता था। उसका घर अब सिर्फ एक कुम्हार का घर नहीं था, वो गांव का एक मरहम केंद्र बन गया था। लोग अपनी टूटी चीजों के साथ साथ अपने टूटे हुए दिल लेकर भी वहां आने लगे थे। उसने सीखा कि असली कला वो नहीं जो बेची जाए, बल्कि वह जो किसी के जीवन में थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी उम्मीद भर दे। वो अमीर नहीं बना, उसके पास घोड़ा गाड़ी नहीं आई, लेकिन उसका घर हमेशा अन्न से भरा रहता था, और उससे भी ज्यादा लोगों की दुआओं और सम्मान से। देवकी अब कड़वी नहीं रही थी। उसका चेहरा हमेशा एक शांत मुस्कान से खिला रहता था, क्योंकि अब उसके घर में चीजों की कमी तो थी, पर प्रेम और शांति की कोई कमी नहीं थी। आनंदी एक ऐसे माहौल में बड़ी हो रही थी जहां उसने सीखा कि चीजों की कीमत नहीं, बल्कि रिश्तों की कीमत होती है। एक दिन सरपंच जी उसके पास आए। उन्होंने कहा, माधव, मैं महीनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुमने सोने को ठुकराया और मिट्टी को चुना, लेकिन तुमने सिर्फ मिट्टी नहीं चुनी, तुमने इंसानियत को चुना है। हमारे गांव में जो नया मंदिर बन रहा है, मैं चाहता हूं कि उसकी दीवारों पर तुम अपनी कला से तस्वीरें बनाओ। तुम अपनी उसी टूटी हुई कला से हमें जीवन के जुड़ने की कहानी बताओ। ये माधव के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। सौदागर मल उसे एक शहर का कलाकार बनाना चाहता था, पर उसके अपने गांव ने उसे एक मंदिर का कलाकार बना दिया। उसने सालों तक उस मंदिर की दीवारों पर काम किया। उसने अपनी देवकी की और अपने गांव के हर उस इंसान की कहानी उन दीवारों पर उकेर दी, जो कभी टूटा था और फिर जुड़ा था। वो मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों और भावनाओं का मंदिर बन गया। माधव और देवकी ने एक लंबा, शांत और संतोष भरा जीवन जिया। वे अमीर नहीं थे, पर वे इतने धनी थे कि उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। एक ऐसे कुम्हार की कहानी जिसने सीखा कि परिवार में झगड़े होते हैं, चीजें टूटती हैं, जीवन हमें बिखेरता है, लेकिन बुद्ध का एक नियम सही समय पर चुप होकर, सही समझ के साथ अपने और दूसरों के टूटे हुए हिस्सों को प्रेम से जोड़ना, यही घर में और मन में सच्ची शांति लाता है। सॉफ्ट, वार्म एंड डीपली पीसफुल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक स्लोली फेड्स इन डॉट। कहानी यही खत्म होती है, पर शायद जो सवाल इसने उठाए हैं वे अब भी आपके अंदर गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो आपने क्या किया होता? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी में किसी को सोने को इस तरह ठुकराते हुए नहीं देखा था। तुम पछताओगे, वो गुस्से में बोला, भूखे मरोगे। और अपनी सोने की थैली उठाकर वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद घर में एक गहरी खामोशी छा गई। सोना जा चुका था, अमीर बनने का मौका जा चुका था। क्या हमें कभी ऐसा महसूस हुआ है जब हम कोई सही लेकिन मुश्किल फैसला लेते हैं तो उसके बाद एक पल को एक खालीपन सा महसूस होता है? एक सवाल उठता है, क्या मैंने सही किया? माधव ने देवकी की ओर देखा। देवकी मुस्कुराई। मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा। हमें वो सोना नहीं चाहिए जो हमारी शांति छीन ले। और उस पल माधव को पता चल गया कि उसने दुनिया का सबसे सही फैसला लिया है। उसने दौलत नहीं, बल्कि संतोष को चुना था। बुद्ध की भाषा में उसने सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड को चुना था। एक ऐसा काम जो खुद को
या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कहानी यहां एक नए मोड़ पर आती है। माधव ने पैसा तो ठुकरा दिया, पर अब सवाल था कि घर कैसे चलेगा। उसने अपनी टूटी हुई कला को बनाना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो उसे बेचने के लिए नहीं बनाता था, वो अब उसे जीने के लिए बनाता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे, लेकिन वे कुछ खरीदने नहीं आते थे। वे अपनी टूटी हुई चीजें लेकर आते थे। किसी का मिट्टी का घड़ा टूट जाता, किसी के बच्चे से कोई खिलौना टूट जाता, किसी की पूजा की मूर्ति खंडित हो जाती, और वे सब माधव के पास एक उम्मीद लेकर आते। माधव, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? माधव पैसे नहीं लेता था। वो कहता, इसके बदले में तुम्हारे घर में जो भी थोड़ा सा अनाज या सब्जी हो, दे देना। और वो उन चीजों को जोड़ने बैठ जाता। पर वो सिर्फ चीजों को नहीं जोड़ता था। जब लोग अपनी टूटी चीज लेकर आते, तो वे उसके टूटने की कहानी भी सुनाते। माधव चुपचाप उनकी कहानी सुनता। वो उनके दर्द को सुनता, उनकी निराशा को सुनता। और जब वो उस चीज को जोड़ता, तो वो सिर्फ एक वस्तु नहीं रहती थी, वह एक रिश्ते को जोड़ने जैसा हो जाता था। उसका घर अब सिर्फ एक कुम्हार का घर नहीं था, वो गांव का एक मरहम केंद्र बन गया था। लोग अपनी टूटी चीजों के साथ साथ अपने टूटे हुए दिल लेकर भी वहां आने लगे थे। उसने सीखा कि असली कला वो नहीं जो बेची जाए, बल्कि वह जो किसी के जीवन में थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी उम्मीद भर दे। वो अमीर नहीं बना, उसके पास घोड़ा गाड़ी नहीं आई, लेकिन उसका घर हमेशा अन्न से भरा रहता था, और उससे भी ज्यादा लोगों की दुआओं और सम्मान से। देवकी अब कड़वी नहीं रही थी। उसका चेहरा हमेशा एक शांत मुस्कान से खिला रहता था, क्योंकि अब उसके घर में चीजों की कमी तो थी, पर प्रेम और शांति की कोई कमी नहीं थी। आनंदी एक ऐसे माहौल में बड़ी हो रही थी जहां उसने सीखा कि चीजों की कीमत नहीं, बल्कि रिश्तों की कीमत होती है। एक दिन सरपंच जी उसके पास आए। उन्होंने कहा, माधव, मैं महीनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुमने सोने को ठुकराया और मिट्टी को चुना, लेकिन तुमने सिर्फ मिट्टी नहीं चुनी, तुमने इंसानियत को चुना है। हमारे गांव में जो नया मंदिर बन रहा है, मैं चाहता हूं कि उसकी दीवारों पर तुम अपनी कला से तस्वीरें बनाओ। तुम अपनी उसी टूटी हुई कला से हमें जीवन के जुड़ने की कहानी बताओ। ये माधव के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। सौदागर मल उसे एक शहर का कलाकार बनाना चाहता था, पर उसके अपने गांव ने उसे एक मंदिर का कलाकार बना दिया। उसने सालों तक उस मंदिर की दीवारों पर काम किया। उसने अपनी देवकी की और अपने गांव के हर उस इंसान की कहानी उन दीवारों पर उकेर दी, जो कभी टूटा था और फिर जुड़ा था। वो मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों और भावनाओं का मंदिर बन गया। माधव और देवकी ने एक लंबा, शांत और संतोष भरा जीवन जिया। वे अमीर नहीं थे, पर वे इतने धनी थे कि उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। एक ऐसे कुम्हार की कहानी जिसने सीखा कि परिवार में झगड़े होते हैं, चीजें टूटती हैं, जीवन हमें बिखेरता है, लेकिन बुद्ध का एक नियम सही समय पर चुप होकर, सही समझ के साथ अपने और दूसरों के टूटे हुए हिस्सों को प्रेम से जोड़ना, यही घर में और मन में सच्ची शांति लाता है। सॉफ्ट, वार्म एंड डीपली पीसफुल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक स्लोली फेड्स इन डॉट। कहानी यही खत्म होती है, पर शायद जो सवाल इसने उठाए हैं, वे अब भी आपके अंदर गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते, तो आपने क्या किया होता? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें।